हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो डीएससी 3 सब्जेक्ट है हमारा बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 1 के लिए कॉलोनिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको हम देखने वाले हैं। और ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है। इसमें सिंगल वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। इस वीडियो के बाहर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके वो इसी वीडियो में से आ जाएंगे। बस आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। जो जो बताऊंगा उन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम के लिए आपको क्या करना है, एकलव्य स्नातक 1 इस चैनल को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे जाके यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी और चैप्टर वाइज नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, एकलव्य स्नातक 1। इसमें आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है। उसके बाद ऐसे वेबसाइट आ जाएगी, होम पेज पे आके आपको ये जो होम दिख रहा है होम पेज पे आना है। इसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ नोट्स का लिंक है, इस पर क्लिक करके आपको सेमेस्टर 1 में जाना है। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चूज करना है। उसके बाद आपको अपने सब्जेक्ट में जाना है, ठीक है। वहां से फिर आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, वहां पे नोट्स अवेलेबल है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट इस नाम से आप मुझे वहां पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। एक बार आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि पूछे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। और एक क्वेश्चन पेपर ये भी आपके सामने, ठीक है। ये देखिए एक बार ध्यान से, ये जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। और ये ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने सारे कवर कर दिए हैं। ज़्यादातर यही रिपीट होने के चांस होते हैं, थोड़ा बहुत अलग पूछ लिया जाता है, लेकिन जो अलग पूछा जा सकता है मैंने उस नज़रिए से इस वीडियो को बनाया है। तो कोई भी चीज़ मिस नहीं होने वाली है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रवाद से आपका क्या अभिप्राय है, यानी राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हो। और फिर भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के उपाश्रित और राष्ट्रवादी उपागम की विवेचना कीजिए। यानी कि आपसे पहले, सबसे पहले तो ये पूछ लिया गया है कि राष्ट्रवाद क्या है, यानी कि नेशनलिज्म क्या है, आपको ये बताना है। फिर जो नेशनलिज्म को पढ़ने के लिए, नेशनलिज्म के अध्ययन के लिए भारत में जो अप्रोच यूज की जाती है, ठीक है। तो उस अप्रोच में से आपको सबसे पहले कौन सा बताना है, सब अल्टर्न जो एक अप्रोच है इसके बारे में बताना है। और दूसरी जो नेशनलिस्ट यानी जो राष्ट्रवादी अप्रोच है इसके बारे में बताना है। अब देखो, एक दूसरे क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन में जो मार्क्सवादी विचारधारा है और जो उपाश्रित उपागम है यानी कि अप्रोच है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, अगर आप दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि दोनों में राष्ट्रवाद के बारे में पूछा हुआ है। फिर राष्ट्रवाद के अध्ययन की जो अप्रोच है उसके बारे में पूछा हुआ है। और एक अप्रोच है जो उपाश्रित अप्रोच है, ये दोनों ही क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है। तो कई अप्रोच है, वैसे तो 3 से 4 अप्रोच हैं जो आपके सिलेबस में है, उसमें से 2 ही आपसे पूछी जाती है ज़्यादातर पेपर में। तो ये दोनों मैं आपको इसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। यानी कि जैसे भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ जाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो बस इसे समझ लो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है, नेशनलिज्म क्या है, इसको समझते हैं। तो देखिए, राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना होती है, एक ऐसी फीलिंग्स होती है, ठीक है, एक ऐसी विचारधारा है, या फिर आप इसको एक ऐसा आस्था या विश्वास के रूप में मान सकते हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा भाव रखने को और प्रेम और एकता की भावना रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या है, आप कहोगे राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हमको अपने देश के प्रति प्रेम, ठीक है, देश के प्रति प्रेम भाव रखने के लिए, देश के प्रति निष्ठा रखने के लिए और देश के प्रति एकता का भाव रखने के लिए हमको प्रोत्साहित करती है। तो ऐसी भावना को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। ये केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं है, इसको आप पॉलिटिकल कंसेप्ट के रूप में मत देखना, बल्कि ये एक सांस्कृतिक और भावनात्मक शक्ति है जो लोगों को एक सूत्र में बांधती है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि भाई देखो, हम भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं। भारत देश बहुत बड़ा देश है, भारत में बहुत बड़ी जनसंख्या रहती है। यहाँ पे अगर आप नॉर्थ से साउथ में जाओ, साउथ से आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जाओ, नॉर्थ ईस्ट से आप साउथ वेस्ट में जाओ, हर जहाँ पे भी आप जाओगे आपको हर जगह क्या दिखेगा, लोगों का कल्चर अलग दिखेगा। उनका पहनावा हो जाएगा, ठीक है। उनका पहनने का तरीका, रहन सहन, खान पान, उनकी संस्कृति, उनके विचार, आपको काफ़ी डिफरेंस दिखेगा। उनकी भाषाओं में भी डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। इतना डिफरेंस होने के बाद भी हम सभी कहीं ना कहीं, आपको पूरे देश में जाओगे तो सबको अपने देश से प्रेम दिखेगा, यानी सभी अपने देश भारत से प्रेम करते होंगे, ठीक है। सभी अपने देश के प्रति निष्ठावान होंगे। और ये जो भाव है हमारे मन में, चाहे हम नॉर्थ में रहते हो चाहे साउथ में रहते हो सकता है
हम साउथ वालों की भाषा ना जानते हो, जो साउथ में रहने वाले हैं वो हमारे नॉर्थ की भाषा ना जानते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम एक साथ रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये जो भावना है ना, ये नेशनलिज्म है, ठीक है। ये केवल एक राजनीतिक कंसेप्ट नहीं है, इसमें सांस्कृतिक और भावनात्मक शक्ति है, इसी से तो हम एक रह पाते हैं। फिर राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्रवाद का मतलब आप और आसान भाषा में देखोगे तो आप कहोगे कि राष्ट्र के प्रति समर्पण, यानी देश के प्रति अगर आपके मन में समर्पण है, ठीक है, और एकता, अगर आप देश के प्रति एकता भाव रखते हो, अपने देश पे गौरव महसूस करते हो, गर्व महसूस करते हो और स्वतंत्र अस्तित्व की भावना रखते हो, तो ये सब मिलाकर राष्ट्रवाद ही कहलाता है, ठीक है। अब राष्ट्रवाद जो होता है, तो राष्ट्रवाद के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं, आवश्यक तत्व होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो देखिए, राष्ट्रवाद तभी होगा, अब मान लीजिए ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, अब भौगोलिक क्षेत्र में लोग रहते हैं, ठीक है, अब वो दूसरों का सम्मान नहीं करते, सोचो जरा, मान लो वो दूसरों का सम्मान नहीं करते, वो दूसरों की भाषा का सम्मान नहीं करते, वो बस अपना अपना भला चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा? तो आप कहोगे वो राष्ट्र टूट जाएगा, क्यों? क्योंकि उनमें आपसी एकता नहीं है, वो अपने, उनका कोई साझा इतिहास नहीं है, वो एक दूसरे की भाषा को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है, उनके बीच में कोई एकता नहीं है, तो क्या ये राष्ट्र चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन ये राष्ट्र, मान लो अगर यहाँ पे रहने वाले लोग एक दूसरे के साथ भाईचारे से रहते हो, एक दूसरे का सम्मान करते हो, एक दूसरे की भाषा का सम्मान करते हो, ठीक है, उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनका कल्चर, उसको उसको सही मानते हो, तो फिर ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना होती है जो देश को मजबूत बनाती है। तो राष्ट्रवाद के लिए, राष्ट्रवाद के या किसी राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से होते हैं? तो ये देखते हैं, कोई भी राष्ट्र तब बनेगा जब उसमें भाषा हो, वहाँ का कल्चर एक जैसा हो, ठीक है, या फिर कल्चर के प्रति सम्मान हो, अगर सेम कल्चर ना भी हो तो कल्चर के प्रति सम्मान हो, भाषा सेम ना भी हो, उस भाषा का सम्मान करते हो, ठीक है। हो सकता है कि किसी देश में अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हो, लेकिन उनके बीच में धार्मिक विभाजन ना हो, भेदभाव ना हो, मतभेद ना हो, ठीक है, जातीय एकता हो, उनका एक साझा इतिहास हो, एक भौगोलिक एकता हो, तो यही कहीं ना कहीं राष्ट्र का निर्माण करती है, ठीक है। राष्ट्र के निर्माण के लिए ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो राष्ट्रों के सदस्यों, यानी जो देश के नागरिक होते हैं, उनके बीच में एकता स्थापित करती है, उनके बीच में समानता और सहयोग से उनको जोड़ती है। राष्ट्रवाद जो है वो राजनीतिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक तीनों रूप से काम करता है, ठीक है। तीनों रूप आपको राष्ट्रवाद में दिखेंगे, राजनीतिक भी दिखेगा और सांस्कृतिक भी दिखेगा, भावनात्मक भी दिखेगा। तो अब ये तो हमने चलो राष्ट्रवाद को समझ लिया, इसके तत्व, राष्ट्र के तत्वों को समझ लिया, लेकिन इसकी ना दो, एक या दो अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो एक या कम से कम दो, ठीक है, इतना तो आप लिख ही दो, डेफिनेशन जरूर लिख के आना। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक विद्वान थे, इनका नाम था अर्नेस्ट गेलनर, ठीक है, इन्होंने राष्ट्रवाद को क्या कहा है? तो इनकी एक बुक थी नेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है, जो कि 1983 में आई थी। उन्होंने इस राष्ट्रवाद के ऊपर लिखा है और राष्ट्रवाद की परिभाषाएं दी है। तो गेलनर क्या कहते हैं, समझिए, गेलनर कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है, उन्होंने इसको राजनीतिक अवधारणा माना है, ठीक है, जबकि हमने अभी क्या माना था? राष्ट्रवाद कोई केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं है, ये सांस्कृतिक और भावनात्मक भी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने केवल इसको राजनीतिक अवधारणा माना है। इन्होंने कहा है कि औद्योगिक समाज में जो लगातार परिवर्तन हुए थे और जो कंपटीशन बढ़ा था, इसी के कारण स्थायी सामाजिक बंधन जो थे वो टूटने लगे थे। ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में एक साझा विचारधारा और पहचान की आवश्यकता महसूस हुई लोगों को, तो ऐसे में राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो उभरी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से राष्ट्रवाद जो है वो औद्योगिक समाज की आवश्यकता है, जो समाज को एकजुट रखती है, इकट्ठा रखती है। ऐसा कौन मानते हैं? ये विद्वान मानते हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग है ये। फिर एक दूसरे विद्वान है J.H. रोच। ये क्या कहते हैं राष्ट्रवाद को? ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है ना, ये हृदय यानी दिलों की एक ऐसी एकता है जो एक बार बन जाए तो वो कभी टूटती नहीं है, ठीक है, एक बार लोगों के बीच में एकता भाव आ जाए तो वो कभी टूटता नहीं है, ऐसा इनका कहना है। ये राष्ट्रवाद को कहते हैं कि राष्ट्रवाद को इन्होंने भावनात्मक एकता और प्रेम का भाव माना है, ठीक है। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है एक भावनात्मक एकता है, लोग भावनात्मक रूप से एक दूसरे के प्रति जुड़े होते हैं, ठीक है। अब देखो, उनकी भाषा अलग है, उनका रहन सहन भी अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी वो दूसरे क्षेत्र, अपने ही देश के दूसरे क्षेत्रों के लोगों का सम्मान करेंगे, क्यों? क्योंकि भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, वो प्रेम की भावना है उनके मन में। तो ये जो है राष्ट्रवाद, इनके अकॉर्डिंग ये हृदय से उत्पन्न होने वाली एक निष्ठा होती है। तो ये हमने दो डेफिनेशन, दो विद्वानों के विचार समझ लिए।
अब देखो, ये तो हमने राष्ट्रवाद के बारे में सिंपल सा अध्ययन करा है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे भारत में जो राष्ट्रवाद है उसका जो अध्ययन किया जाता है, उसके लिए जो अलग अलग दृष्टिकोण है, अलग अलग जो अप्रोच है, उस अप्रोच को समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अब पेपर में क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है उपाश्रित, यानी उपाश्रित उपागम। इसको आपकी किताब में हो सकता है उपाश्रित ना मिले, आपको किताब में मिलेगा निम्न वर्गीय उपागम। ठीक है, ये दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है आपने ये शब्द ना पढ़ा और पेपर में आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप तो गलत कर दोगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसकी जो अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में जो टर्म यूज की जाती है, इसको सब अल्टर्न अप्रोच कहा जाता है। तो आपको बस इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ना है, सब अल्टर्न, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, पेपर में लैंग्वेज में कभी उपाश्रित लिखा जाता है तो कभी निम्न वर्गीय लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको दोनों समझना है। अब यहाँ पे देखो, राष्ट्रवाद जो है ना, भारत में इसके अध्ययन के 4 दृष्टिकोण बताए हुए हैं। ठीक है, अब 4 दृष्टिकोण में से एक तो है औपनिवेशिक, दूसरा है राष्ट्रवादी, तीसरा है मार्क्सवादी और चौथा है निम्न वर्गीय, जिसको उपाश्रित भी कहा गया है। ठीक है, पेपर में आपके उपाश्रित लिख के आया था। अब यहाँ पे देखो, औपनिवेशिक दृष्टिकोण पेपर में बहुत कम आता है, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। वो इन 3 में से ही पूछे जाते हैं, या तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण पूछा जाएगा, या मार्क्सवादी पूछा जाएगा, या निम्न वर्गीय पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे चारों बता देता हूँ, कोई भी पूछा जाए आप आराम से कर दोगे। तो सबसे पहला आप औपनिवेशिक दृष्टिकोण देखो, यानी ये नेशनलिज्म को, जो औपनिवेशिक दृष्टिकोण है यानी जो अंग्रेजों का नजरिया है, वो इसको कैसे देखते हैं हम इसको समझेंगे। तो अगर हम अंग्रेजों के नजरिए से देखें, जिसको औपनिवेशिक दृष्टिकोण कहा जाता है, तो इसमें हम कहेंगे कि जो ब्रिटिश इतिहासकार है यानी जो अंग्रेज इतिहासकार थे, इन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को ब्रिटिश शासन की देन बताया था। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है वो ब्रिटिश शासन की देन है। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने हमको राष्ट्रवाद दिया है। ये कहते हैं कि मानो ब्रिटिश शासन ने ही भारत को एक राष्ट्र बनाया। ठीक है, अगर आप इनके अकॉर्डिंग समझोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे अंग्रेजों ने ही भारत को एक राष्ट्र बनाया है, यानी जब अंग्रेज नहीं थे तो भारत नाम का कोई राष्ट्र ही नहीं था, ऐसा शायद ये बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। औपनिवेशिक जो नजरिया है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब फिर दूसरा व्यू है यानी दूसरी अप्रोच है जो कि मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी क्या कहते हैं, मार्क्सवादी कहते हैं कि राष्ट्रवाद को आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष और जो पूंजीवादी जो औपनिवेशिक विरोध है, इसकी दृष्टि से इन्होंने देखा है। ठीक है, इन्होंने क्या है, आर्थिक शोषण के नजरिए से देखा है, वर्ग संघर्ष के नजरिए से देखा है। इन्होंने पूंजीवादी लोग जो देशों को अपना गुलाम बना लेते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं, उस नजरिए से ये देखते हैं इसको। फिर तीसरे नंबर पे हैं राष्ट्रवादी, जो नेशनलिस्ट होते हैं। तो इसमें भारतीय इतिहासकार आ जाते हैं ज़्यादा। तो भारतीय इतिहासकारों ने औपनिवेशिक विचारों का विरोध करते हुए ब्रिटिश शासन को भारत के पतन का कारण बताया। ठीक है, यानी इन्होंने इन्होंने क्या कहा है कि जो अंग्रेजों का जो शासन था, ठीक है, और अंग्रेजों के जो विचार थे, ये बहुत बेकार थे। इन्होंने ही कहीं ना कहीं भारत को बर्बाद किया है और भारत का पतन का कारण बना है। ठीक है, ऐसा राष्ट्रवादी मानते हैं। फिर चौथी जो विचारधारा है वो है निम्न वर्गीय दृष्टिकोण, सब अल्टर्न। ये कहते हैं, इसमें उन वर्गों की बात की जाती है जो पिछड़े हुए हैं। ठीक है, जो उपेक्षित हुए हैं, जिनको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया है, जैसे किसान लोग हो गए, मजदूर लोग हो गए, आदिवासी लोग हो गए, महिलाएं हो गई, ज़्यादातर इनको दबाया गया है या फिर इनको इग्नोर किया गया है। तो इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो 4 दृष्टिकोण है और चारों के बारे में आपने यहाँ पे समझ लिया। मैंने यूनिट भी करा रखी है, वहाँ पे बहुत डिटेल में आपको बताया। ठीक है, अब हम बात करेंगे राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की। ठीक है, और ज़्यादातर आपके पेपर में राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, या जो तीसरा था सबाल्टर्न जो था, यानी कि जो निम्न वर्गीय था, ये पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले राष्ट्रवादी को समझ लेते हैं। मैं आपको तीनों बता दूंगा क्योंकि हो सकता है कोई भी पेपर में आ जाए। तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को अगर हम देखते हैं, तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण भारतीय राष्ट्रवाद की स्वदेशी व्याख्या है। ठीक है, इसमें क्या है, भारत का जो राष्ट्रवाद है उसकी व्याख्या हमारे ही लोगों के द्वारा की गई है। ठीक है, यानी इसमें बाहर के लोग नहीं है, अंग्रेज नहीं है, पश्चिमी लोगों ने इसकी व्याख्या नहीं करी है, बल्कि हमारे भारत के ही लोगों ने इसकी व्याख्या करी है। इन्होंने कहा है कि ये औपनिवेशिक विचारों के विपरीत जाकर ये स्पष्ट करता है कि भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र था। ठीक है, जैसे कि अंग्रेज क्या बताते थे, अंग्रेज कुछ ऐसा बताने की कोशिश करते थे कि पहले भारत जो था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था। ठीक है, भारत में कुछ भी नहीं था, ये एक राष्ट्र भी नहीं था, वो तो हम आए यानी अंग्रेज यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पे शासन करा और भारत को एक राष्ट्र के रूप में बना दिया। यानी उनके आने से पहले तो भारत राष्ट्र ही नहीं था, ऐसा अंग्रेज बताते थे। और इस चीज का विरोध करा है किसने, जो राष्ट्रवादी हैं, यानी जो हमारे
भारतीय राष्ट्रवादी है उन्होंने इसका बिल्कुल विरोध करा है। उन्होंने कहा है कि भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक रूप से एकीकृत राष्ट्र था, यानी जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब मुगल नहीं आए थे, उससे पहले भी भारत अगर हम देखें तो एक सांस्कृतिक रूप से एक मजबूत राष्ट्र था, जिसे ब्रिटिश शोषण ने यानी हमारे इस राष्ट्र को अंग्रेजों ने क्या करा, अंग्रेज यहाँ पे आए, इन्होंने शासन करा, हमारा शोषण किया, और शोषण करने के बाद इसको विभाजित कर दिया, इसको इसका बंटवारा कर दिया, इसको कमजोर कर दिया। तो इस दृष्टिकोण का इस ये जो दृष्टिकोण है इसका उद्देश्य जो है वो ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजों का जो शासन था इसके शोषणकारी स्वरूप और राजनीतिक दमन और आर्थिक लूट को उजागर करना था। ठीक है, तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण क्या बताता है? राष्ट्रवादी दृष्टिकोण ये बताता है कि जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने भारत को अपना गुलाम बनाया, भारत पे शासन किया, भारत को कमजोर बना दिया, हमारे उद्योग धंधे नष्ट कर दिए। ठीक है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका दमन करा इन्होंने, आर्थिक रूप से भारत को बहुत लूटा, हमारे संसाधनों को लूटा, और हमारी जनता पे यानी भारत की जनता पे क्या किया? शोषण किया। ठीक है, बहुत परेशान किया। तो ये दृष्टिकोण है राष्ट्रवादी। अब इसमें हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा बड़ा। ठीक है, पहला पॉइंट है कि औपनिवेशिक विचारों का खंडन। तो जो ब्रिटिश इतिहासकारों का मानना था कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं था, ब्रिटिश शासन ने ही इसको एकता प्रदान करी है, इसका खुलकर विरोध करा है राष्ट्रवादियों ने, उन्होंने इसका खूब विरोध करा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि भारत में सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई ऐतिहासिक एकता प्राचीन काल में विद्यमान थी, यानी अंग्रेज जब नहीं आए थे उससे भी हजारों साल पहले भारत बहुत मजबूत था। ठीक है, तो किसने ये विचार दिए? लाला लाजपत राय हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, मजूमदार जी हो गए, बी आर नंदा हो गए। ठीक है, ये मुख्य इतिहासकार थे। फिर ब्रिटिश शासन का शोषणकारी स्वरूप, इन्होंने ये भी बताया कि जो ब्रिटिश शासन था वो बहुत ही शोषणकारी था, जनता का शोषण करता था, इसने हमारी सभ्यता का नुकसान पहुंचाया। ठीक है, सभ्यता को नष्ट किया, आर्थिक लूट मचा दी, यहाँ पे हमारे संसाधनों को यहाँ से ले गए, कच्चा माल यहाँ से ले जाते थे। ठीक है, और तैयार माल लेके आते थे और हमारे यहाँ बाजारों में बेचते थे, और कहीं ना कहीं हमारे जो उद्योग धंधे थे उसको नष्ट किया। तीसरा पॉइंट है भारतीय संस्कृति और गौरव पे बल, क्योंकि देखिए हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो कल्चर था, ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं इन्होंने ये भारत की संस्कृति की विशेषताओं को बताते हैं। ये बताते हैं कि हमारी संस्कृति गतिशील थी, ठीक है, समन्वयवादी थी, सर्व समावेशी थी, जो भी आता था सबको भारत अपने यहाँ पे शरण देता था, सबको अपने में शामिल कर लेता था, भारत ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। ठीक है, तो हमारा जो इतिहास है वो गौरवशाली इतिहास है। भारत का इतिहास केवल राजवंशों यानी राजाओं का नहीं है, बल्कि ये सभ्यता और नैतिक मूल्यों का इतिहास है, क्योंकि हमारी एक प्राचीन सभ्यता रही है। ठीक है, फिर अशोक का जो शासन था, गुप्त युग में जो समृद्धि हुई भारत की, भक्ति आंदोलन में जो समन्वय हुआ, ये सब भारत की सांस्कृतिक कहीं ना कहीं विरासत को दिखाता है, हमारे सांस्कृतिक गौरव को दिखाता है। फिर 1857 की क्रांति, इसकी इन्होंने पुनर्व्याख्या करी। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो सैनिक विद्रोह नहीं था, ये क्या था? ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। उसको आप केवल सैनिक विद्रोह मत बोलो, कहो कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, क्योंकि इसमें केवल सेना शामिल नहीं थी, इसमें किसान भी शामिल थे, मजदूर भी शामिल थे। ठीक है, भारत के सभी वर्गों के लोग शामिल थे। तो जो सावरकर जी है, इनकी पुस्तक है, ठीक है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कि 1909 में आई थी, इसमें राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को इन्होंने मजबूत बनाया है। ताराचंद हो गए, एस बी चौधरी हो गए 1800, ठीक है, और इनके अलावा 1857 को जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसको इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रवाद की स्वाभाविकता। हमारे जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं ये मानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो कोई बाहर से प्रेरणा लेके नहीं आया, उसका परिणाम नहीं है, बल्कि हमारा समाज जो है वो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं आत्मचेतना थी, समाज हमारा जागरूक था। ठीक है, उसके अंदर पहले से ही कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के गुण थे, देश प्रेम हमेशा से रहा है। तो ये बातें बताई गई है। अगला पॉइंट है राष्ट्रवाद का स्रोत जो है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए अंग्रेजों के खिलाफ, कहीं ना कहीं ये राष्ट्रवाद का महत्वपूर्ण इसको स्रोत माना जाता है। ठीक है, गांधी जी हो गए, नेहरू जी हो गए, सावरकर, तिलक, टैगोर, आरसी इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों में अलख जगाई, किस चीज के लिए? राष्ट्रवाद के लिए, देश प्रेम के लिए। ठीक है, अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनका जो लेखन अगर आप पढ़ोगे तो ये प्राचीन भारत के गौरव को बताते हैं, प्राचीन भारत की संस्कृति को बताते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, इसको समझते हैं। तो देखिए मार्क्सवादी विचारक जो है वो उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद को कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो मार्क्सवादी विचारक कहते हैं कि उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद को आर्थिक वर्ग संघर्ष की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, जहां पे भी मार्क्सवादी विचारधारा आपको दिखेगी, चाहे किसी भी टॉपिक में हो, वो हमेशा वर्ग के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में ही समाज को देखते हैं।
तो इनके अनुसार समझते हैं भारतीय राष्ट्रवाद केवल भावनात्मक या धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि ये आर्थिक शोषण, वर्गीय असमानता और उपनिवेशवादी नियंत्रण के विरुद्ध संघर्ष था। आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने भारत का आर्थिक शोषण किया था, और आपको पता है हमारे यहाँ पे जाति प्रथा, धर्म विभाजन ये सब है। तो इस चीज को उन्होंने और बढ़ावा दिया था कि जो समाज है वो कमजोर हो जाए, और कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल बढ़ाया, हमारे जो उद्योग धंधे थे उसको नष्ट कर दिया, ठीक है। और जहां से उनको प्रॉफिट होता था उन्होंने उस पे काम ज़्यादा किया, यानी कि भारत को पूरी तरीके से लूटने में, भारत को कमज़ोर करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं कार्ल मार्क्स का दृष्टिकोण। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें इन्होंने बताया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये भारत पे इसने कब्जा कर लिया था, लेकिन इसका कब्जा जो पहले के आक्रमण थे उससे बिल्कुल अलग था। यानी कि मान लो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो मुगलों का शासन था, या मुगलों के जो कब्जे थे, या उससे पहले किसी और के कब्जे रहे होंगे, ठीक है। तो ये सब ना बिल्कुल अलग है, ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे बिल्कुल अलग है। ईस्ट इंडिया कंपनी अलग कैसे है? जैसे कहते हैं कि जो पहले के आक्रमणकारी थे, जैसे मान लो मुगल हो गए, ये भारत में आए, इन्होंने भारत में शासन किया, ये भारत के हिसाब से ही रच बस गए, यानी भारत के अकॉर्डिंग ही हो गए। लेकिन जो ब्रिटिश थे यानी जो अंग्रेज थे वो केवल लूटने के उद्देश्य से आए थे, और उन्होंने कंट्रोल भी बनाए रखा और भारत को लूटते रहे, ठीक है। फिर आगे मार्क्स कहते हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की जो पुरानी आर्थिक सामाजिक संरचना थी उसको तोड़ दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले से उद्योग धंधे होते थे जिसमें शिल्पकार होते थे, ठीक है, और कपड़ों की बुनाई वगैरह होती थी, बुनकर व्यवस्था होती थी, और भी कई प्रकार के उद्योग धंधे भारत में पहले से थे, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ तोड़ दिया इन्होंने, खत्म कर दिया, और इसके साथ ही पूंजीवाद के बीज बो दिए, पूंजीवाद को यहाँ पे बढ़ावा दिया अंग्रेजों ने। मार्क्स कहते हैं कि ब्रिटिश शासन ने भारत को बहुत दुख दिया, बहुत पीड़ा दी, बहुत समस्याएं दी, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने प्रगति की दिशा भी दिखाई। ऐसा भी मार्क्स ये भी मानते हैं कि भारत को इन्होंने नुकसान दिया लेकिन प्रगति की दिशा भी अंग्रेजों ने ही भारत को दिखाई थी। सेकंड पॉइंट है भारतीय मार्क्सवादी इतिहासकारों का दृष्टिकोण देखते हैं। तो भारत के जो मार्क्सवादी है, यानी भारत जो भारतीय हैं जो मार्क्सवादी विचारधारा को मानने वाले हैं, जैसे कि जिसमें ये रजनी पामदत्त आ जाएंगी, AR देसाई हो जाएंगे, सुमित सरकार, बिपिन चंद्रा, ये सारे मार्क्सवादी हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या माना है, अंग्रेजों का जो शासन रहा है, उपनिवेशवाद रहा है, और जो हमारा राष्ट्रवाद रहा है उसके बारे में इन्होंने क्या विचार दिए हैं, इसको समझना जरूरी है। तो रजनी पामदत्त जो थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया टुडे, जो कि 1940 में आई थी। इस बुक में इन्होंने बताया था कि भारत की जो गरीबी है और भारत में जो पिछड़ेपन का कारण है वो क्या है, वो अंग्रेज उसके लिए जिम्मेदार है, यानी अंग्रेजों का जो साम्राज्यवाद था, इनका जो उपनिवेशवाद था, यही जिम्मेदार है, तभी भारत में इतनी ज़्यादा गरीबी है और यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत गरीब लोग हैं भारत में। फिर ये कहते हैं कि भारत में जो साम्राज्यवादी शासन था ये एकदम से इसने नुकसान नहीं पहुंचाया, इसको इन्होंने चरणों में बांट के देखा, यानी इन्होंने कहा कि इसके 3 फेज थे, 3 चरण थे, इन 3 चरणों में इन्होंने नुकसान पहुंचाया। सबसे पहला चरण जो था वो था व्यापारिक पूंजीवाद, यानी अंग्रेज भारत में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए थे भारत में, और व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, इन्होंने यहाँ पे आके व्यापार शुरू करा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि भारत में संसाधन है और भारत में सस्ता श्रम अवेलेबल है, यहाँ पे कच्चा माल अवेलेबल है। जब उन्होंने ये सारी चीज़ों को समझ लिया तो कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पे व्यापारिक लूट शुरू कर दी और आर्थिक नियंत्रण की शुरुआत कर दी। तो ये इनका पहला फेज था, यानी ये व्यापार के बहाने से आए थे लेकिन इन्होंने शुरू कुछ और ही कर दिया। सेकंड है औद्योगिक पूंजीवाद, ये 19वीं सदी के काल में है। इस समय में क्या था कि भारत से कच्चा माल जो था ये निर्यात कर दिया जाता था, यानी हमारे यहाँ पे कच्चा माल था ये हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता था बाहर, ठीक है, और ये बाहर ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे, वहां से तैयार माल बनाकर वापस भारत में बेचते थे। इससे क्या होता था, कच्चा माल तो यहाँ से इनको बहुत सस्ता मिल जाता था, बहुत ही सस्ता, और जब माल बनाकर लाते थे यानी उसको मैन्युफैक्चरिंग कर देते थे और फिर उत्पाद भारत में बेचते थे, उसमें इनको अच्छा पैसा बन जाता था, ठीक है, इनका प्रॉफिट अच्छा बन जाता था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे भी लूट मचाई, ठीक है, कच्चे माल को लेने के रूप में। ये हो गया दूसरा। तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद, जो कि 20वीं सदी के काल में हुआ। यहाँ पे क्या था, जो ब्रिटिश पूंजीपति थे, जो बाहर के पूंजीपति लोग थे, इन्होंने क्या करा, हमारे जो उद्योग थे उसको एकाधिकार कर लिया, ठीक है, हमारे उद्योगों को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया और कहीं ना कहीं हमारे उद्योगों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। मतलब कहने का मतलब है खुद तो इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया लेकिन यहाँ जो मजदूर लोग थे, यहाँ का जो सिस्टम था उसको इन्होंने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इस प्रकार आप कह सकते हो कि ब्रिटिश शासन जो था उसका एक ही लक्ष्य था। लक्ष्य क्या था, लक्ष्य ये था कि हमारे भारतीय संसाधनों को लूटना है और पूंजीपति वर्ग जो है ब्रिटेन के, उनको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाना है, ठीक है, यानी भारत को नुकसान पहुंचाना है और ब्रिटेन को फायदा पहुंचाना है, ये इनका मेन लक्ष्य था।
भारत एक कपड़ा निर्यातक देश होता था, यानी हमारे यहाँ से कपड़ा जो था वो बाहर के देशों में बेचा जाता था, एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। लेकिन बाद में उसको आयातक बना दिया, यानी ऐसा इन्होंने हल कर दिया भारत का कि अब भारत को बाहर से चीज़ें खरीदनी पड़ रही थी। फिर उपनिवेशवाद के प्रत्येक चरण में, हर चरण में अगर आप देखोगे तो आपको भारत का आर्थिक शोषण दिखाई देगा कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने भारत को नुकसान पहुंचाया, किस प्रकार से उन्होंने अपना फायदा किया, ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रजनी पामदत्त ने कहा था। फिर एक और मार्क्सवादी हैं, इनका नाम है AR देसाई। इनकी एक बुक है जिसको सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इस नाम से हम जानते हैं। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि भारतीय जो राष्ट्रवाद है इसको सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के परिणाम के रूप में देखा है इन्होंने, ठीक है। इन्होंने भी राष्ट्रवाद के 5 चरण बताए हैं। अब राष्ट्रवाद के 5 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला था 1857 से लेकर 1885, ये प्रारंभिक चरण माना जाता है। आपको पता है 1857 में पहली बार एक क्रांति हुई थी बहुत बड़े लेवल पे अंग्रेजों के खिलाफ, जहां पे पहली बार अंग्रेजों का इतना ज्यादा विरोध दिखा था, ठीक है। तो ये इन्होंने पहला राष्ट्रवाद का पहला चरण माना है इसमें। इस समय में क्या हुआ था आपको पता है, अंग्रेजी शिक्षा जो थी ये भारत में लागू कर दी गई थी, और एक बुद्धिजीवी वर्ग जो अंग्रेजों के हिसाब से या उनके प्रॉफिट के लिए काम करे, एक ऐसा वर्ग बनाने का प्रयास हुआ था। इसी समय में आपको समाज सुधार के कुछ आंदोलन की शुरुआत भी दिखेगी, समाज सुधार के कुछ आंदोलन इसी समय शुरू हो चुके थे। तो ये पहला चरण था राष्ट्रवाद का। फिर दूसरा चरण इन्होंने माना है 1885 से लेके 1905 तक, ये उदार राष्ट्रवाद का दौर था, ठीक है। इस समय में क्या हुआ था, कांग्रेस का गठन हुआ था, एक शिक्षित मध्य वर्ग जो था उसके हाथ में नेतृत्व आया था। ब्रिटिश शासन से सुधार की उम्मीद रखी जाती थी, यानी इनको लगता था कि अंग्रेज जो है कहीं ना कहीं कुछ सुधार कर देंगे, कुछ बेहतर कर देंगे, ठीक है, ऐसा इनको मतलब उम्मीद थी। फिर ये तीसरा जो चरण है ये 1905 से लेकर 1918 है, ठीक है, 18 है। इस समय में क्या हुआ था, उग्र राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। कहने का मतलब है इनको समझ में आ गया था कि अंग्रेज जो है भारतीयों के लिए कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे, ये बस अपना प्रॉफिट बनाने के लिए आए हैं, भारत के संसाधनों को लूटने के लिए आए हैं। तो राष्ट्रवाद यहाँ पे काफी उग्र हो गया था इस समय में। इस समय में बंग भंग, लाला लाजपत राय, तिलक जैसे जो नेता थे, इन्होंने लीडरशिप की और युवाओं को कहीं ना कहीं एक्टिव करा, ठीक है, सक्रिय करा, और अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे इन्होंने मुहिम चलाई थी इस समय में। फिर चौथा काल आता है जो कि 1918 से लेकर 1934 का था, इसे गांधी युग कहा जाता है। इस समय में क्या था, गांधी जी के नेतृत्व में कई सारे आंदोलन हुए थे, और ये आंदोलन जन आंदोलन बन गए थे, क्योंकि इसमें जनता का काफी भारी इनको समर्थन मिलता था। इसमें किसान भी आते थे, मजदूर भी आते थे, ठीक है, इसमें पूंजीपति लोग भी आते थे, इसमें महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया था, इसमें स्टूडेंट तो आते ही थे। तो इस तरीके से एक बड़ा जन समूह जो था इनके आंदोलन से जुड़ जाता था। ये भारतीय राष्ट्रवाद का चौथा चरण माना गया है। फिर पांचवा चरण है 1934 से लेकर 1939। इस समय में क्या था, इसे वर्ग चेतना का दौर कहा जाता है। कहने का मतलब है कि इस समय में लोग जो थे वो वर्ग संघर्ष पे की ओर भी जा रहे थे और कहीं ना कहीं जागरूक भी हो गए थे। तो इस समय में समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन का विस्तार हो रहा था, और वर्गीय संघर्ष भी आपको भारत में देखने को मिलेगा। तो ये 5 चरण इन्होंने बता दिए। तो देसाई क्या कहते हैं यहाँ पे, देसाई कहते हैं कि राष्ट्रवाद का विकास जो है वो वर्गीय चेतना और शोषण के विरोध से हुआ है, क्योंकि भारत में शोषण बहुत ज्यादा था। इस कारण से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। अंग्रेजी शिक्षा जो थी इसने कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना को जन्म दिया, ठीक है, लोगों को जागरूक करा। समाज सुधार के आंदोलन जो चल रहे थे, चाहे वो ब्रह्म समाज के द्वारा हो या आर्य समाज के द्वारा हो, ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे थे, यानी लोगों के अंदर चेतना जगा रहे थे। एंड में आप ये कह सकते हो कि राष्ट्रवाद एक जन आंदोलन बन चुका था। इसमें किसान लोग, मजदूर लोग, महिलाएं, छात्र, सभी लोग इसमें शामिल होते थे, ठीक है, और बड़े लेवल पे लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की तरफ मुड़ रहे थे। फिर नेक्स्ट मार्क्सवादी हैं सुमित सरकार। इनका क्या कहना है इसको समझते हैं। सुमित सरकार कहते हैं कि राष्ट्रवाद को औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ क्रमिक विकास की प्रक्रिया बताया। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों के द्वारा जो शोषण हो रहा था, जिसको हम औपनिवेशिक शासन कहते हैं या औपनिवेशिक शोषण के रूप में उसको देखते हैं, उस दौरान क्या हो रहा था, लोगों के मन में कहीं ना कहीं देश प्रेम, देश को आजाद कराने का भाव जग रहा था। इसलिए उन्होंने क्या करा, लोगों ने हमेशा जन आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, ठीक है। अब यहाँ पे सुमित सरकार कहते हैं कि राष्ट्रवाद की जड़ें जो हैं केवल शिक्षित वर्ग में नहीं है, बल्कि ये धीरे धीरे जो सामान्य जो जन थे, ठीक है, बेशक से वो कम पढ़े लिखे हो सकता है वो बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना हो, लेकिन सभी में राष्ट्रवाद की जड़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि सभी लोग जन आंदोलन में शामिल होते थे, ठीक है। इस समय में गांधी जी ने नेतृत्व किया, और गांधी जी की लीडरशिप में राष्ट्रवाद ने सामाजिक न्याय और समानता के तत्वों को जोड़ा था। फिर विपिन चंद्रा, ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने इनकी किताबें
बी पढ़ी होंगी। इनकी एक बुक थी इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी भारत का जो आज़ादी के लिए संघर्ष था उसके बारे में इन्होंने लिखा था। तो इन्होंने क्या कहा है समझिए, ये कहते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक शासन भारतीय जनता के बीच में संघर्ष था, यानी हमारा जो राष्ट्रवाद है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों का बुरा शासन था और भारतीय जनता जो थी उनके बीच में एक संघर्ष था, इसी को इन्होंने क्या कह दिया, भारतीय राष्ट्रवाद कह दिया। ठीक है, राष्ट्रवाद केवल ब्रिटिश विरोध नहीं था, केवल अंग्रेजों का विरोध नहीं था, बल्कि ये भारतीय जनता के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति का भी प्रतीक था। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब है हमारा तीसरा। ठीक है, तीसरा टॉपिक ये है निम्न वर्गीय दृष्टिकोण, जिसको सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव भी कहा जाता है और उपेक्षित भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आपने क्वेश्चन में देखा होगा इसकी लैंग्वेज। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में 2 बार आया हुआ है, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर दिखाया है, दोनों बार इसमें से पूछा हुआ है। तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में आ जाए और हो सकता है ना भी आए। अगर ये नहीं आता तो मार्क्सवादी जरूर आएगा, मार्क्सवादी को याद कर लेना, मैंने करा दिया है। और उदारवादी वगैरह जो भी था वो भी याद कर लेना। ठीक है, वो भी आ सकता है। तो चलिए समझते हैं। तो ये कहते हैं कि भारत का जो राष्ट्रवाद है, इसकी सबसे जो नई विचारधारा है उसको कहा जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, सब अल्टर्न, या फिर इसको हम निम्न वर्गीय दृष्टिकोण कह सकते हैं। अब देखो इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि इस विचारधारा का उद्देश्य जो है वो इतिहास को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से देखना है। अब यहाँ पे नीचे से देखने से क्या अभिप्राय है, कहने का मतलब है कि नीचे से देखने का मतलब है ऐसे वर्ग को देखना है जो हमेशा समाज में दबाया गया हो, ठीक है, जो दबा कुचला वर्ग हो, यानी जैसे किसान हो गए, मजदूर वो हो गए, महिलाएं हो जाएंगी, आदिवासी हो जाएंगे, दलित हो जाएंगे। ठीक है, ये सब लोग हाशिए पे रखे गए हैं, हमेशा उपेक्षित किए गए हैं, हमेशा इनको इग्नोर किया गया है और इतिहास को हमको इनकी नज़रों से समझना है। तो ये तीसरी जो आपको विचारधारा दिख रही है, ये बाकी की 2 विचारधारा से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो अगर हम पारंपरिक इतिहास देखें तो जो इतिहास लिखा गया था उसमें केवल जो एलिट वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, जो अभिजात वर्ग था, ठीक है, जिसमें शासक आ जाएंगे, राजा आ जाएंगे, उच्च वर्ग आ जाएगा, राष्ट्रीय नेता या बुद्धिजीवी लोग आ जाएंगे, इनको ही केंद्र में रख के इतिहास लिखा गया था। कभी भी इसमें गरीबों के बारे में नहीं बताया गया, मजदूरों के बारे में नहीं बताया गया, महिलाओं के बारे में नहीं बताया गया, आदिवासियों के बारे में नहीं बताया गया। इनको हमेशा, यानी किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी, इनको हमेशा से उपेक्षित किया गया है, ठीक है, यानी इग्नोर किया गया है। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है ना, ये इनके नजरिए से ही इतिहास की बात करता है। तो निम्न वर्गीय दृष्टिकोण जो है वो इन अनसुनी आवाजों को इतिहास में स्थान दिलाने का प्रयास करता है। ठीक है, इतिहास में जनता की अनुपस्थिति जो है वो कहीं ना कहीं अभिजन वर्ग का ही उल्लेख करती है। ठीक है, और रणजीत गुहा ने क्या कहा है, इन्होंने ये कहा है कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं, खासकर भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, तो हमें इसमें जो एक बड़ी जनता है इसकी अनुपस्थिति दिखाई देती है। तो इसमें केवल अभिजन वर्ग का ही उल्लेख मिलता है, जो कि गलत है, ठीक है, सही नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 दृष्टिकोण है। पहला तो है अभिजन वर्ग, यानी जो कुलीन वर्ग था, ताकतवर वर्ग था उसका, और यही आपको इतिहास में देखने को मिलता है। दूसरा जो है दृष्टिकोण, यह निम्न वर्ग का है, जिसको हमेशा उपेक्षित किया गया था, इनको हमेशा इग्नोर किया गया था। ठीक है, हमको इनके बारे में पढ़ना है। तो अभिजन वर्ग में कौन आ जाते हैं, जो शक्तिशाली हैं, धनवान हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा रखते हैं, जैसे शासक लोग हो गए, राजा हो गए, अंग्रेज अधिकारी हो गए, शिक्षित मध्यम वर्ग हो गए, ये सब हो जाएंगे। ठीक है, और निम्न वर्ग में कौन आ जाएंगे, जो हमेशा से दबे कुचले रहे हैं, गरीब रहे हैं, पिछड़े रहे हैं, जिसमें किसान आ जाएंगे, मजदूर आ जाएंगे, महिलाएं आ जाएंगी, दलित, आदिवासी आ जाएंगे। तो रणजीत गुहा कहते हैं कि अभिजनवादी इतिहास अगर हम देखें, इनका जो इतिहास है ये केवल कुलीन वर्ग की बात करता है। ठीक है, उन्हीं की जीवन गाथा बताता है। अब निम्न वर्गीय दृष्टिकोण को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इसमें आप उन लोगों की आवाज़ों को सुनोगे जो हमेशा से हाशिए में रहे हैं, यानी जिनको हमेशा से इग्नोर किया गया है। ठीक है, और इनके लिए गांधी जी, नेहरू जी, तिलक को देखोगे तो राष्ट्रवाद की कहानियों में केवल यही लोग यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गांव, खेत, मजदूर आंदोलन, महिला और आदिवासियों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट है अभिजन केंद्रित इतिहास की आलोचना, यानी ऐसा इतिहास जिसमें केवल अभिजन वर्ग या अभिजात वर्ग की बातें की गई हों, जिसमें केवल अमीर वर्ग की बातें की गई हो। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ये गलत है। ठीक है, इसमें निम्न वर्गीय दृष्टिकोण से देखें तो इसको सही नहीं माना जाता, ये असली राष्ट्रवाद के रूप में इसको नहीं देखा जाता, क्योंकि इसमें एक वर्ग को हमेशा उपेक्षित किया गया है। फिर अगला पॉइंट है स्वतंत्रता संग्राम का वैकल्पिक दृष्टिकोण। गुहा कहते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 2 समानांतर संघर्ष चल रहे थे। एक तो अभिजन वर्ग का संघर्ष था, दूसरा जनसाधारण का था। अभिजन वर्ग में कौन थे, कांग्रेस के लीडरशिप में थे,
ये संगठित आंदोलन था जिसमें कुछ अमीर लोग हुआ करते थे। दूसरा था जनसाधारण, जिसमें आम जनता थी, जिसमें किसान मजदूर ये सारे लोग थे। ठीक है, तो इतिहास में जो दूसरा पक्ष है यानी जन आंदोलन है, इसको गायब कर दिया गया है, इनके बारे में ज्यादा लिखा नहीं गया है। अगला पॉइंट है स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भर चेतना। निम्न वर्गों की अगर हम देखें, निम्न वर्गों की अपनी स्वतंत्र चेतना होती थी। ठीक है, ये लोग भी अपने हितों के बारे में सोचते थे, इनके जो नेता थे। ठीक है, केवल नेता के आदेशों पे चलने वाले लोग नहीं थे ये अपने खुद के हितों के बारे में सोचते थे और अपने अनुभवों के आधार पे इन्होंने संघर्ष भी किया था। ठीक है, फिर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर निम्न वर्गीय दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण मानता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो केवल कांग्रेस या नेताओं तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें आम लोग भी जुड़े थे, जैसे कि किसान आंदोलन, मजदूरों की हड़तालें, स्त्री आंदोलन, ठीक है, आदिवासी विद्रोह। ये सब स्वतंत्रता की चेतना को फैला रहे थे। ठीक है, सभी लोग कहीं ना कहीं आज़ादी की जागरूकता को फैला रहे थे। केवल कांग्रेस या फिर बड़े बड़े नेता इसमें शामिल नहीं थे, उनको ही शामिल मानना सही नहीं होगा। ठीक है, फिर राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी जो इतिहासकार हैं, इन्होंने अगर देखा है तो इन्होंने इतिहास को हमेशा अभिजन की दृष्टि से देखा है। ठीक है, अमीर वर्ग की दृष्टि से देखा है। तो राष्ट्रवादी मार्क्सवादी यहाँ पे कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जो उपाश्रित अध्ययन है, इसमें हम जब देखते हैं तो इसमें हम जो सामान्य जनता थी उसको भी देखते हैं, हम इसमें किसानों को भी देखते हैं, इसमें हम गरीबों को भी देखते हैं, मजदूरों को भी देखते हैं, महिलाओं को भी देखते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग कहीं ना कहीं टॉपिक था। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेशवाद को परिभाषित आपको करना है। भारत में उपनिवेशवाद के अध्ययन में उदारवादी और उत्तर उपनिवेशवादी जो परिप्रेक्ष्य है इसको आपको समझाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर में पहले नंबर पे क्वेश्चन आया हुआ था, और जो दूसरा क्वेश्चन मैंने करवाया है वो भी आया हुआ था। ठीक है, मैंने 2 या 3 क्वेश्चन पेपर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, इनमें से क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये पहले दूसरे नंबर पे आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये उपनिवेशवाद वाला और जो अभी इससे पहले करवाया था वो। ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। उपनिवेशवाद क्या होता है? इसको अंग्रेजी में कॉलोनिज्म कहा जाता है। ये एक वो प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत क्या होता है, कोई ताकतवर देश जो होता है वो किसी कमजोर देश को या उसके क्षेत्र पर अपना राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। अब अंग्रेज जो थे, अंग्रेज भारत में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए, फिर इन्होंने अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी। ठीक है, अंग्रेज यहाँ पे बसने शुरू हो गए और यहीं से कॉलोनिज्म की शुरुआत हो गई। यानी इन्होंने क्या करा, शुरू में व्यापार करने के बहाने आए, सब कुछ इनको सही लगा, इन्होंने समझ लिया कि भाई भारत के पास संसाधन है, इसको लूटा जा सकता है, तो अपनी कॉलोनी स्थापित करनी शुरू कर दी, वहां पे रहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे भारत पे कंट्रोल कर लिया। ठीक है, और कंट्रोल करते गए और भारत को अपना गुलाम बनाते गए। तो यहाँ पे क्या समझा हमने कि जब कोई ताकतवर देश किसी कमजोर देश को अपना गुलाम बना ले, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर रूप से वो उसको प्रभावित करने लग जाए, तो उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? अब सोचिए इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेज क्या सोच कर आए थे, अंग्रेज भारत में किस लिए आए थे? तो इसका उद्देश्य केवल कंट्रोल करना नहीं था, ये व्यापार से फायदा कमाना चाहते थे, ये यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे ताकि उनको ज़्यादा मुनाफा मिले, यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना चाहते थे, यहाँ से इनको सस्ते मजदूर चाहिए थे तो सस्ता श्रम जो था उसका उपयोग करना चाहते थे, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व भी चाहते थे। ठीक है, ये लोगों को क्रिश्चियन भी बनाना चाहते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं मिशनरी लेकर आए थे। ठीक है, ये क्रिश्चियनिटी वाली एजुकेशन देनी शुरू करी, लोगों को कन्वर्ट कराने का भी इन्होंने प्रयास करा। ठीक है, तो ये सब कुछ चाहते थे, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व चाहते थे। अब ये तो हमने समझ लिया उपनिवेशवाद क्या है। अब कुछ उपनिवेशवाद की परिभाषा भी बता देनी है। तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के अनुसार देखें तो ये बताती है कि शक्तिशाली देश के द्वारा अन्य देश, ठीक है, अन्य देशों पे उनका धन प्राप्त करने के उद्देश्य से कंट्रोल करने की जो व्यवस्था होती है उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। अब जो ब्रिटेन था उसने भारत पे कब्जा कर लिया था, किस उद्देश्य से? हमारे संसाधन प्राप्त करने के उद्देश्य से, हमारा धन प्राप्त करने के उद्देश्य से। ठीक है, तो इसको क्या कहा गया? उपनिवेशवाद कहा गया। ठीक है, और आसान भाषा में देखें तो जब कोई सामर्थ्यवान राष्ट्र यानी कि मजबूत राष्ट्र, ताकतवर देश किसी दूसरे देश पर, ठीक है, दूसरा देश कमजोर होगा हमेशा याद रखना, किसी दूसरे देश पर आर्थिक लाभ कमाने के लिए शासन करने लग जाए तो उसको उपनिवेशवाद कहा जाता है। फिर दूसरी इसकी डेफिनेशन देखो, एक विद्वान है आर्गेन्स्की, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वो सभी क्षेत्र उपनिवेश के अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं, जो विदेशी सत्ता के द्वारा शासित है। यानी विदेशी सत्ता जहाँ पे है जिस जिस क्षेत्र में, वो सारे ही उपनिवेश हैं। ठीक है, जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि अब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो हमारे नागरिकों को उतने अधिकार नहीं थे, अंग्रेज क्या करते थे? शोषण करते थे। तीसरी विचारधारा है, ये पामर और पार्किंसन की है। ये कहते हैं जब विकसित देश अविकसित देश पर
अपना राजनीतिक और आर्थिक कंट्रोल कर ले, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा इसकी कुछ परिभाषाओं को। अब ये देखते हैं कि ये जो उपनिवेशवाद शब्द है, ये शब्द कहाँ से आया है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है कोलोनिया, ठीक है, कोलोनिया, जिसका मतलब होता है सेटलमेंट या कॉलोनी, यानी जहाँ पे अपनी सेटलमेंट बस्ती बसा लेना या अपनी कॉलोनी बसा लेना। क्योंकि अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने, फिर इन्होंने अपनी कॉलोनी बसानी शुरू कर दी थी, और फिर धीरे धीरे वो उनकी कॉलोनी बढ़ती गई, अंग्रेज मजबूत होते गए और हमारे क्षेत्रों को वो जीतते गए, उस पर अधिकार करते गए, ठीक है। तो यानी इसी को क्या कहा गया, इसी को कहीं ना कहीं हम उपनिवेशवाद के रूप में देखते हैं, ठीक है। रोमन काल में कॉलोनिया जो था उन बस्तियों को कहा जाता था जहाँ रोमन सैनिक बसाए जाते थे, ताकि जीते हुए जो प्रदेश हैं उसको अपने कंट्रोल में रखा जा सके। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी में, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ से इस स्लाइड में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये शुरुआत होती है 16वीं 17वीं शताब्दी में, जब यूरोप के जो ताकतवर देश थे इन्होंने समुद्र पार किया और अपने उपनिवेश स्थापित करने शुरू कर दिए। जैसे मान लो ये यूरोप है, तो ये आए अफ्रीका की तरफ समुद्र पार करके, अफ्रीका में इन्होंने अपना कंट्रोल करा, अमेरिका के कई देशों को इन्होंने अपने कंट्रोल में करा, एशिया के कई देशों को अपने कंट्रोल में किया। इस तरीके से इन्होंने दुनिया भर के देशों को अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। 1415 में देखें पुर्तगाल ने क्या करा, सबसे पहले उत्तर पश्चिमी अफ्रीका जो था उसका जो सियोटा वाला बंदरगाह था इसको अपने कब्जे में लिया। यहीं से आधुनिक उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है, ठीक है। इसके बाद स्पेन हो गया, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारे यूरोप के देश हैं, ताकतवर देश हैं। इन्होंने क्या करा, लूट मचानी शुरू कर दी। एशिया के देश और अफ्रीका के देश इन्होंने अपने गुलाम बनाने शुरू कर दिए, और यहीं से उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। अब ये उपनिवेशवाद जो होता था इसका उद्देश्य क्या होते थे, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, इसके उद्देश्य क्या होते थे, क्यों किया जाता था। तो आप बिल्कुल पॉइंट पॉइंट समझो। इसका उद्देश्य होता था भूमि पे अधिकार करना, ठीक है, यानी उनकी भूमि को कब्जा कर लेना, वहां पे अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना और वहां पे शासन चलाना। दूसरा उद्देश्य होता था व्यापारिक विस्तार, यानी कि अपने ट्रेड को बढ़ाना, ठीक है, अपने व्यापार को बढ़ाना, इन देशों का कच्चा माल इस्तेमाल करना, इन देशों को अपने बाजार के रूप में इस्तेमाल करना, फिर यहाँ से कच्चा माल प्राप्त करना, क्योंकि ऐसे देशों में संसाधन होते हैं तो यहाँ से इनको कच्चा माल मिल जाता है, ठीक है। फिर सस्ते मजदूर यहाँ मिल जाते हैं तो सस्ते मजदूरों का इस्तेमाल करना, यहाँ से खूब पैसा कमाना, मुनाफा कमाना, धार्मिक प्रचार करना, लोगों को कन्वर्ट करवाना, ठीक है। ये क्या था, ये कहीं ना कहीं आप ये मान लीजिए कि उपनिवेशवाद का उद्देश्य होता था, ठीक है। ये हमारा विकास करने के लिए नहीं आए थे, कहीं आप सोचो अंग्रेज हमारा विकास करने के लिए आए थे, बल्कि ये अपना विकास करने के लिए आए थे, हमारे संसाधनों को लूटा इन्होंने, ठीक है। अब उपनिवेशवाद पे अलग अलग दृष्टिकोण है। आपके क्वेश्चन में क्या था, अब क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन में आपसे पहले पूछा था कि उपनिवेशवाद को परिभाषित कीजिए, यानी आपको सबसे पहले ये बताना है कि उपनिवेशवाद क्या है। हमने बहुत डिटेल में समझा। अब बात करेंगे भारत में उपनिवेशवाद के अध्ययन के जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है उसको समझने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन कौन से इसके पर्सपेक्टिव हैं। तो देखिए उपनिवेशवाद के 3 महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से, एक तो उदारवादी दृष्टिकोण है, दूसरा मार्क्सवादी और तीसरा उत्तर उपनिवेशवादी दृष्टिकोण है। यानी उदारवादी इसको कैसे देखते हैं, मार्क्सवादी इसको कैसे नजरिए से देखते हैं, और उत्तर उपनिवेशवादी जो है वो इसको कैसे देखते हैं, इसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। तो देखिए उदारवादी, मार्क्सवादी और उत्तर उपनिवेशवादी, ठीक है, इन तीनों को मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि तीनों में से जो भी आएगा आप आराम से कर लोगे। उदारवादी क्या मानते हैं, उदारवादी कहते हैं कि उपनिवेशवाद को सभ्यता और आधुनिकता का फैलाने का साधन मानते हैं। देखो ये आई है ब्रिटेन से, ये विचारधारा, मतलब आप ये मान लो पश्चिम से आई है, तो पश्चिम से आई है, अंग्रेजों की विचारधारा है, तो ये तो उपनिवेशवाद को अच्छा बताएंगे, ये गलत क्यों बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि उपनिवेशवाद से ही सभ्यता बनी है, इससे आधुनिकता आई है, ठीक है। अगर उपनिवेशवाद नहीं होता, यानी मान लो ये हमारे देश को गुलाम नहीं बनाते, तो हमारे यहाँ पे सभ्यता थोड़ी आती है, हमारी कोई सभ्यता थोड़ी थी, ऐसा इनका कहना था। इनके अकॉर्डिंग यूरोप ने उपनिवेशों में जहां जहां पे इन्होंने देशों को गुलाम बनाया, वहां पे इन्होंने शिक्षा दी, वहां पे टेक्नोलॉजी दी, वहां पे बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था दी और बहुत बेहतरीन कानून व्यवस्था दी, बढ़ा चढ़ा के ये बताते हैं। आलोचक कहते हैं कि ये विचार जो है उपनिवेशवाद और शोषणकारी प्रवृत्ति को छुपाने का तरीका है। बिल्कुल, ये सच थोड़ी बताएंगे, कभी अंग्रेज आपको सच थोड़ी बताएंगे कि हम किस लिए आए थे, ये आए थे हमारा शोषण करने के लिए, ठीक है। ये शोषण को छुपाने का तरीका है कि ये बता रहे हैं कि उपनिवेशवाद बहुत अच्छी चीज है, ये सभ्यता लेकर आई, आधुनिकता लेकर आई, शिक्षा लेकर आई, तकनीक लेकर आई। ऐसा नहीं था, इन्होंने शोषण करा वो भी तो बता दो साथ के साथ। अगर आप इतनी सारी अच्छी चीजें लेकर आए हो तो जहाँ शोषण कर रहे हो वो भी तो बता दो कि हमने शोषण करा, हमने तुम्हारे संसाधनों को लूटा, ठीक है, ये चीजें भी बता दो। तो ये नहीं बताते हैं, तो ये है उदारवादी दृष्टिकोण, जो लिबरल दृष्टिकोण है।
मार्क्सवादी क्या है? अब मार्क्सवादी जहां पे भी होंगे वो हमेशा पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करेंगे। तो ये कहते हैं कि उपनिवेशवाद जो है पूंजीवादी शोषण का परिणाम है। ठीक है, पूंजीवादी शोषण हुआ, इसी कारण ये उपनिवेशवाद आया। इनका कहना है कि इसका उद्देश्य होता है नए बाजारों की खोज करना, कच्चे माल और सस्ते श्रम और शोषण को ढूंढना, अधिक मुनाफा अर्जित करना। तो ये क्या होता है इनका मेन जो उद्देश्य होता है। लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था होती है। फिर तीसरी विचारधारा है जो उत्तर उपनिवेशवादी विचारधारा है। ये दृष्टिकोण स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी जब आजाद हो गया था उसके बाद आया था। इसके अकॉर्डिंग उपनिवेशवाद सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नियंत्रण नहीं था बल्कि ये सांस्कृतिक प्रभुत्व भी था। ठीक है, इन्होंने केवल आर्थिक और राजनीतिक रूप से कंट्रोल नहीं करा, इन्होंने हमारे कल्चर को भी चेंज कर दिया। आप देखोगे हमारा पहनावा, रहन सहन, खान पान सब कुछ पश्चिमी देशों जैसा हो गया। ये सब इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं हमको बिल्कुल बदल दिया। ये है उत्तर उपनिवेशवादी दृष्टिकोण। ये कहते हैं कि यूरोपीय शक्तियों ने स्थानीय लोगों को हीन नजरों से देखा और उनको कहीं ना कहीं निर्भर बना दिया अपने ऊपर। ठीक है, तो एडवर्ड सईद और फ्रांज फैनन, गायत्री स्पिवॉक, ये जो विचारक हैं इन्होंने बताया कि उपनिवेशवाद ने मन और विचारों को भी गुलाम बनाया। केवल हमको आर्थिक रूप से गुलाम नहीं बनाया, इन्होंने हमारे मन को भी कंट्रोल कर लिया, हमारे विचारों को भी कंट्रोल कर लिया, हमको हर तरीके से गुलाम बना दिया। अब उपनिवेशवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो जहां पे भी उपनिवेशवाद होगा वहां पे आपको अलोकतांत्रिक शासन मिलेगा, यानी लोकतंत्र नहीं होगा, लोगों के साथ शोषण होगा, लोगों को अधिकार नहीं मिलेंगे। ठीक है, दूसरा होता है जन इच्छा के विरुद्ध शासन, यानी जनता की इच्छा के खिलाफ शासन होगा। अंग्रेजों ने जो शासन करा वो हमारी इच्छा के खिलाफ था। ठीक है, जिस तरीके का वो भेदभाव करते थे कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था। तो ये हमेशा दमनकारी, ठीक है, और सैन्य बल पे आधारित कहीं ना कहीं इनका शासन होता था। हमारे विरोध को दबा दिया जाता था। ठीक है, हमारे आंदोलन को कुचल दिया जाता था। तो इस तरीके का शासन होता है। फिर इसमें आधारभूत संरचना का स्वार्थी विकास। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज भारत में आए थे, उन्होंने व्यापार करा लेकिन भारत को बहुत कुछ दिया। क्या दिया? जैसे कि कुछ लोग कहते हैं इन्होंने भारत को रेलवे दी, इन्होंने भारत को नए नए शहर दिए, कई बंदरगाह वगैरह निर्मित करे। ठीक है, बहुत कुछ भारत को दे के गए अंग्रेज, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं आधारभूत संरचना का स्वार्थी विकास है। इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज जो आए थे भारत में कहीं ना कहीं व्यापार करने आए थे, अपना फायदा करने आए थे। ठीक है, अगर उन्होंने सड़कें बना दी, जे रेल बना दी, बंदरगाह बना दिए, टेलीग्राफ लाइन बना दी, तो उन्होंने हमारा विकास करने के लिए नहीं बनाया, उन्होंने कच्चा माल यहाँ से ले जाने के लिए बनाया, सैनिकों की आवाजाही के लिए बनाया, ताकि एक्सपोर्ट अच्छे से हो पाए, व्यापार अच्छे से हो पाए, इसीलिए बनाया। ठीक है, उनको शौक नहीं था यहाँ पे इन मतलब नई नई सड़कें बना दें, और उस सड़कों से उनको फायदा होता था ना, व्यापार उनके लिए आसान हो गया था। रेलवे बना दी तो उससे हमारा फायदा नहीं है, उनका फायदा उस समय ज्यादा था क्योंकि वो उससे व्यापार करते थे। तो इस तरीके से देखा जाता है इसको। फिर जहां पे भी उपनिवेशवाद होता है वहां पे बांटो और राज करो की नीति होती है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल। ये लोगों को क्या करते थे? डिवाइड करते थे, भड़काते थे एक दूसरे के खिलाफ, भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति समुदाय के आधार पे, और लोगों को कमजोर करके क्या करते थे? वहां पे शासन करते थे। फिर आर्थिक नीतियों में पूंजीपतियों का वर्चस्व। ठीक है, इनकी जो आर्थिक नीति होती थी, क्योंकि ये पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे, तो इनकी आर्थिक नीतियों में हमेशा पूंजीपति जो वर्ग है उसके हित होते थे। ठीक है, उसका फायदा होता था। जो मजदूर लोग होते थे, किसान लोग होते थे, गरीब लोग होते थे, उनका कभी भी फायदा यहाँ पे। देखो एक ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार आपके पेपर में आ रखा है। प्रीवियस ईयर के मैंने जितने क्वेश्चन पेपर देखे हैं सब में मुझे ये क्वेश्चन दिखा है। 1935 का जो भारतीय अधिनियम था इसकी आपको मुख्य विशेषता बतानी है। ठीक है, आपको पता है दो महत्वपूर्ण एक्ट थे, एक तो 1919 का, ठीक है, एक एक्ट था, और दूसरा जो था वो इससे भी बड़ा था, 1935 का एक्ट, ये सबसे बड़ा एक्ट था। और आज के समय में जो हमारा संविधान है उसमें भी 70% के आसपास माना जाता है कि इसी एक्ट को ले रखा है। ठीक है, यानी अंग्रेजों का बनाया हुआ जो कानून था इसी को आज भी हमारे देश में लागू किया गया है या चल रहा है, आप ऐसा मान लो। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमेशा पेपर में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से समझ के जाना है आपको। प्रश्न है हमारा कि भारतीय अधिनियम 1935 जो था इसके आपको मुख्य विशेषता बतानी थी। तो देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था ये ब्रिटिश काल का सबसे व्यापक और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये 1935 का एक्ट है। 1935 में किसकी सरकार थी भाई भारत में? आप कहोगे कि अंग्रेज शासन कर रहे थे, यानी अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों की सरकार थी। ठीक है, तो ये 1935 में जो ब्रिटेन की यानी ब्रिटिश चलाते थे हमारे यहाँ पे शासन, तो उनकी पार्लियामेंट में लाया गया ये एक्ट था जो कि भारत में लागू किया गया था। ठीक है, तो इस एक्ट की विशेषता बतानी है कि इसमें क्या क्या हुआ था। तो देखिए, इसमें मैं थोड़ा बैकग्राउंड में अगर आपको जाके बताऊं तो दो तीन चीजें आपको याद रखना है।
1919 का जो एक्ट था उसमें क्या हुआ, 10 साल के बाद ऐसा महसूस किया गया कि अब थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको वापस से देख लेते हैं और कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो इसलिए भी बात चल रही थी कि दूसरा एक्ट आएगा। फिर आपने साइमन कमीशन देखा होगा, साइमन कमीशन का भी विरोध हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, उसको भी सही नहीं माना था भारतीयों ने, तो उसके विरोध के कारण फिर आपने गोलमेज सम्मेलन भी पढ़ा होगा। गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो भी असफल हो गए थे, फेल हो गए थे। तो कुछ मतलब कहीं ना कहीं विवाद थे, ठीक है, एक्ट को लेकर। और भारतीय जो थे वो ये समझ रहे थे कि ये अंग्रेज जो कुछ कानून लाएंगे उसमें भारतीयों को भी हिस्सेदारी देंगे, ठीक है, सत्ता में भारतीयों को भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस तरीके की बातें भारतीय सोच रहे थे। तो इसीलिए अंग्रेजों ने ये 1935 का जो एक्ट था ये लेकर आए थे। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया क्यों आया था, कब आया था। अब समझते हैं कि इसमें मुख्य विशेषता क्या है। तो सबसे पहले देखो, इसमें पहली बार अखिल भारतीय संघ की योजना लाई गई, यानी कि इस अधिनियम में पहली बार अखिल भारतीय संघ, इसे ऑल इंडिया फेडरेशन कहा जाता है, इसकी परिकल्पना की गई थी। यानी पूरे भारत को एक संघ माना जाएगा और उस संघ में कुछ प्रांत हो जाएंगे, ठीक है, रजवाड़े, रियासतें वगैरह वो सब उसके इकाइयां हो जाएंगी। ठीक है, ये और पूरे भारत को एक संघ के रूप में देखा जाएगा, एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश भारत के जो प्रांत थे और जो देसी रियासतें थी इसको शामिल करने का प्रस्ताव था। अब देखो, भारत जो था अंग्रेजों के शासन में दो हिस्सों में था। दो हिस्सों का मतलब है, एक वो हिस्सा था जिसमें अंग्रेज सीधा शासन करते थे, ठीक है, और दूसरा हिस्सा वो था जिसमें रियासतें होती थी, यानी रजवाड़े, यानी कि राजा शासन करते थे, लेकिन ये राजा भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के गुलाम होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो इसमें ये कहा गया था, ये जो ब्रिटिश भारत है इसमें ब्रिटिश भारत के जो प्रांत है, ठीक है, ये वाले, ये और जो जहाँ पे राजा का शासन यानी जो रियासत है, इन दोनों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। यद्यपि ये संघ जो है ये व्यवहार में लागू नहीं हो पाया था, उस समय में एप्लीकेबल नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी कि इस प्रकार का काम किया जा सकता है, भारत को एक संघ के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रयोग के रूप में आप इसे देख लो। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रांतीय स्वायत्ता। ये जो हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसमें प्रांतीय स्वायत्ता थी। ठीक है, प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रांतों को कुछ स्वायत्ता मिल गई थी। और यहाँ से द्वैध शासन जो 1919 में जो आया था, 1919 के एक्ट में जो द्वैध शासन आया था प्रांतों में, उसको यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रांतों में मंत्री जो होते थे अब उनके पास ही वास्तविक कार्यकारी शक्तियां होती थी, वही यहाँ पे डिसीजन ले पाते थे। ठीक है, प्रांतीय विषयों पर जो निर्वाचित सरकार होती थी उनका कंट्रोल होने लगा था, यानी प्रांतों से इन्होंने क्या करा, द्वैध शासन खत्म कर दिया और प्रांतों को स्वायत्ता दे दी, कुछ विशेष अधिकार दे दिए। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, यानी केंद्र में द्वैध शासन, दो प्रकार के शासन है, कुछ कार्य गवर्नर के हाथ में चले गए हैं, कुछ शक्तियां गवर्नर के हाथ में है, तो कुछ शक्तियां मंत्रियों के हाथ में, यानी दो प्रकार का द्वैध शासन यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यद्यपि प्रांतों में तो द्वैध शासन खत्म कर दिया इन्होंने, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन जो है वो अभी भी लागू है। और रक्षा के मामले हो गए, विदेश नीति जैसे मामले हो गए, ये बड़े मामले होते हैं, ये गवर्नर, इस पर डिसीजन कौन लेगा, गवर्नर जनरल डिसीजन लेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो दूसरे विषय थे उसमें मंत्री डिसीजन लेंगे, यानी कि इन्होंने द्वैध शासन केंद्र में लागू कर रखा है पर प्रांतों से समाप्त कर दिया है। फोर्थ पॉइंट है विषयों का विभाजन। जो विषय होते हैं कि कौन से विषय पे केंद्र की सरकार कानून बना सकती है या कौन से विषय पे राज्य यानी प्रांत की सरकार कानून बना सकती है, इस तरीके से इन्होंने क्या करा, विषय का विभाजन कर दिया। तो संघीय सूची बना दी, प्रांतीय सूची बना दी, समवर्ती सूची बना दी। जैसे आप आज के समय हमारे भारतीय संविधान में भी देखोगे ना, आज भी ये व्यवस्था लागू है। हमारे यहाँ पे जो संघ सूची होती है जिसको केंद्र सूची कहते हैं, उसमें केंद्र के कानून बनते हैं। फिर राज्य सूची होती है, उसमें राज्य कानून बना सकता है, समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अंग्रेजों ने इसी एक्ट में शुरू करा था। फिर संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अकॉर्डिंग इन्होंने एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी। ठीक है, जिसने भारत में न्यायिक व्यवस्था जो थी उस समय में उसको और मजबूत किया। फिर अगला पॉइंट है विस्तृत मताधिकार। इस अधिनियम के तहत लोगों को कुछ मताधिकार जो होता था, वोट का जो अधिकार होता था वो ज्यादा दे दिया। ठीक है, यानी भारतीय जनता जो थी उसको राजनीतिक भागीदारी जो थी उसकी बढ़ा दी थी यहाँ पे। अल्पसंख्यक और जो विशेष वर्ग के लिए इन्होंने पृथक निर्वाचन कर दिया, ये इन्होंने बहुत गलत काम करा था यहाँ पे। ये गलत काम कैसे था, ये देश में कहीं ना कहीं जो आज के समय में दंगे होते हैं या लोगों को बांटा जाता है, तो ये शुरुआत यहीं से कर दी थी। इन्होंने क्या करा, इस अधिनियम में मुसलमानों, सिखों और एंग्लो इंडियन, इनके लिए इन्होंने अलग निर्वाचन की व्यवस्था बना दी, जो आगे चलकर कहीं ना कहीं सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा देता रहा। ठीक है, तो ये गलत था। यहाँ से इन्होंने फूट डालो वाली जो नीति थी उसको और मजबूत किया।
अगला पॉइंट है आरबीआई। आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम जरूर सुना होगा। इसकी स्थापना भी जो हुई थी वो इसी समय 1935 में हुई थी, और इसी 1935 के अधिनियम के हिसाब से हुई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो था भाई हमारा जो जो 1935 सॉरी 1935 का जो हमारा अधिनियम था, ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ये हो गया। अब यहाँ पे हमें समझना है कि हमारा जो 1935 का एक्ट था, ठीक है, जो अंग्रेजों के शासन में आया था, जो भारत में लागू था, फिर हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया और हमारा नया संविधान बन गया जो 1950 में लागू किया गया। तो इस संविधान में जो हमारे आज़ाद भारत का संविधान है जो 1950 में लागू हुआ है, इस संविधान में आप ये लगा लो ज़्यादातर चीज़ें, कहा जाता है कि 70% तक जो कानून है वो पुराने वाले चल रहे हैं, यानी 1935 वाले जो एक्ट में जो अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो आज भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये वैसा का वैसा वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। ये तो हो गया। अब ये देखेंगे कि यही बात आपसे आगे पूछी हुई है कि अब का जो संविधान है उसमें जो पुराना 1935 का एक्ट था उससे क्या चीजें ली गई है, ठीक है, उसकी क्या भूमिका है। तो देखो, भारतीय संविधान के विकास में 1935 का जो अधिनियम था उसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है, आपको बताना है। तो हमारे संविधान का आधार है 1935 का एक्ट, क्योंकि 1935 का जो एक्ट था उसी के हिसाब से हमारे संविधान का ढांचा बना हुआ है, पूरा सिस्टम उसी के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, फिर संघीय व्यवस्था की नींव जो थी 1935 में डली थी, तो वही व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में हमारे जो आज के कानून है उसके हिसाब से है। फिर प्रांतीय लोकतंत्र का अनुभव, उस समय में क्या था, जो प्रांतों की व्यवस्था थी, ठीक है, प्रांतों की जो व्यवस्था थी वही हमारे आज के कानून में हमको देखने को मिलती है। तो 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे उसके माध्यम से जो हमारे भारतीय नेता थे, इनका जो शासन व्यवहारिक, इनके शासन का जो लोगों को अनुभव प्राप्त हुआ था, ठीक है, वो आज के समय में भी देखा जाता है हमारे संसदीय लोकतंत्र में, और हमारे संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को ये मजबूत भी बनाता है। प्रशासनिक निरंतरता, तो आज़ादी के बाद भारत ने प्रशासनिक शून्य से बचने के लिए इन्होंने क्या करा, टेम्परेरी 1935 का अधिनियम जो था अस्थायी रूप से अपना लिया था। जब संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हमने इसी व्यवस्था को लागू रखा था, इसी हिसाब से पूरा सिस्टम चल रहा था देश में। अब इसकी कुछ सीमाएं और कुछ आलोचनाएं भी है, कुछ लोग इसमें कमियां भी निकालते हैं। कमियां क्या है, कमियां ये है कि ब्रिटिश प्रभुत्व को बनाए रखने के उद्देश्य से बनाया गया था, बिल्कुल, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, चलो मान लिया उस टाइम पे तुमने लागू कर दिया, लेकिन जब संविधान बनाया गया तो हो सकता था ना कि और समय लगा के एक नए तरीके से उस सिस्टम को बदल दिया जाता, यानी कि पूरी जो अंग्रेजों की व्यवस्था थी उसको पूरी तरीके से कॉपी पेस्ट करने की वहां पे आवश्यकता नहीं थी, और भी कुछ उसमें बदलाव किए जा सकते थे। गवर्नर जनरल और गवर्नर को ज़्यादा शक्तियां दी गई थी जो कि उस समय में अच्छा नहीं माना जाता था, और भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो कानून आज भी चल रहे हैं। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 जो था बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत व्यापक अधिनियम माना जाता है, और ये अंग्रेजों के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया था, अंग्रेजों के फायदे के लिए बनाया गया था। ठीक है, और हमारी जो भारतीय संवैधानिक विकास की दिशा में भी ये महत्वपूर्ण निर्णायक कदम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में भी ज़्यादातर चीज़ें यहीं से ली गई है, चाहे हमारी संघीय व्यवस्था हो, चाहे हमारी प्रांतीय व्यवस्था हो, चाहे लोकतांत्रिक संस्थाओं की व्यवस्था हो, न्यायपालिका की व्यवस्था हो। ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें आपको वैसे ही दिखेगी जैसे पहले होती थी। एक क्वेश्चन आपका 1857 के विद्रोह से भी आता है। ठीक है, देखिए, आपको पता है 1857 का विद्रोह भारत में हुआ था, और इसके बारे में हमने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है या जाना जाता है। तो इसकी विशेषता आपको बतानी है, इस पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए, 1857 का विद्रोह जो था वो भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये इसे आप केवल सिपाहियों का विद्रोह मत मानना। ये क्या है, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था भारत का, और यहां से कहा जाता है कि आज़ादी की नींव डल चुकी थी और अंग्रेजों की नींव हिल चुकी थी। ठीक है, बेशक से हमें पूर्ण आज़ादी नहीं मिली और गुलाम रहा भारत, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये महसूस करा दिया गया था कि उनकी सत्ता जो है उसको कभी ना कभी भारतीय उखाड़ फेंक सकते हैं। ठीक है, तो ये 1857 का विद्रोह जो था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। इस युद्ध ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की नींव को गंभीर रूप से हिला दिया था। आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास है वो इसी के आधार पर हुआ था। अब इस आंदोलन के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये विद्रोह जो था ये बहुत बड़े रूप में फैल गया था। ये मेरठ से शुरू हुआ था 1857 में, मेरठ से दिल्ली, ठीक है, दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से फिर ये धीरे धीरे कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, अवध हर जगह फैलने लगा। तो 1857 का जो युद्ध था ये केवल सैनिकों तक सीमित नहीं रहा,
शुरुआत इसकी सेना ने करी थी, लेकिन बाद में किसान इससे जुड़ गए, जमींदार जुड़ गए, शासक वर्ग जुड़ गए, धार्मिक नेता भी इसमें आ गए, आम जनता भी इसमें शामिल हो गई और ये आंदोलन बड़ा हो गया और ये जन आधारित संघर्ष बन चुका था। सभी मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे थे, ठीक है। फिर विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष, ये जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये अंग्रेजों के शासन के खिलाफ एक बहुत बड़ा संघर्ष था। इस विद्रोह का जो मूल उद्देश्य था वो अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करना था, ठीक है। विद्रोहियों ने मुगल सम्राट जो बहादुर शाह जफर थे उसको सम्राट घोषित कर दिया था और ये क्लियर संदेश था एक तरह से अंग्रेजों के लिए कि केवल प्रशासनिक शिकायत नहीं है उनको, बल्कि वो उनको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाना चाहते हैं और नई शासन व्यवस्था यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। फिर उपनिवेशवादी शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। ब्रिटिश शासन की जो नीति थी इसमें क्या था, बहुत सारी कमियां थी, जैसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था, जमींदारी व्यवस्था थी जिसमें किसानों का शोषण होता था, मजदूरों का शोषण होता था, देसी हमारे जो उद्योग थे उनको इन्होंने नष्ट कर दिया था, धार्मिक हस्तक्षेप होता था हमारे यहाँ पे, प्रशासनिक अन्याय होता था, ठीक है। इस कारण क्या था, बहुत असंतोष फैल गया था। तो इसीलिए 1857 का ये विद्रोह हुआ था और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण के खिलाफ लोगों ने मिलकर क्या करा था, सामूहिक प्रतिक्रिया दी थी, ठीक है। और यहीं से राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक रूप भी देखा जाता है कि इस आंदोलन में पहली बार भारत के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बड़े लेवल पे विद्रोह करा अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए इसे राष्ट्रीय चेतना के रूप में भी हम देखते हैं। कहा जाता है कि यहीं से भारतीय राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई, देश में लोगों के बीच में राष्ट्रीय एकता की स्थापना हुई और कहीं ना कहीं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली थी, साझा प्रतीक और संयुक्त संघर्ष आपको देखने को मिला था, ठीक है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं और ये असफल हो गया था। इसकी कमियां क्या हैं, इसकी कमियां देखो ये भी थी कि लोगों के ना उद्देश्य अलग थे। सिपाही किस लिए लड़ रहे थे, क्योंकि उनको चर्बी वाले कारतूस अपने मुंह से खींचना पड़ता था, वो इसलिए नाराज थे। किसान इसलिए लड़ रहे थे कि जबरन उनसे खेती कराई जाती थी और वो खेती कराई जाती थी, जैसे अफीम उगवा रहे हैं, कभी नील की खेती करवा रहे हैं, कहीं कपास की खेती करवा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, और उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स था। जमींदार इसलिए नाराज थे, उनकी जमींदारी छिन जाती थी कई बार पे, ठीक है। सूदखोर हर कोई नाराज था अंग्रेजों से, तो सबके उद्देश्य कहीं ना कहीं अलग भी देखने को मिले कई जगह पे। इस कारण क्या था, ये आंदोलन असफल हो गया। फिर बहुत तगड़ी प्लानिंग इस आंदोलन की थी नहीं। तो निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जन विद्रोह था, यहाँ से राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाता है। इससे अंग्रेज सरकार की नींव हिल गई थी। ऐसी ऐसी बातें आप यहाँ पे बता सकते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो ट्राइबल थी भारत में, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे आदिवासी थे, इन्होंने आंदोलन क्यों किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये कमेंट वाला क्वेश्चन है। कमेंट वाला क्वेश्चन का मतलब है, जैसे एक बार देखिए, ये इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है ना, कमेंट, कि आपको 4 टॉपिक दे दिए जाते हैं, किसी 2 पे आपको टिप्पणी लिखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ज़्यादा बड़ा आंसर आपको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं, समझते हैं। तो देखिए, ये जो भारत में आदिवासी लोग रहते थे, ये अंग्रेजों से क्यों परेशान थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन क्यों किया। तो भारत में आदिवासी आंदोलन, इसको समझते हैं। तो भारत में आदिवासी आंदोलन जो था वो अंग्रेजों के शासन के खिलाफ था। और औपनिवेशिक काल में देखें तो अंग्रेज जो आए, इन्होंने क्या करा, जंगल को लेकर कानून बना दिया। इन्होंने जंगलों पे, भारत की भूमि पे, प्राकृतिक संसाधनों पे अपना कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, अपना नियंत्रण कर लिया था और नए नए कानून बना दिए थे। तो आदिवासी समाज जो था, उसकी जो पारंपरिक जो जीवन था, उसकी जो जीवन शैली थी वो क्या थी, वो जंगलों में रहता था, पेड़ पौधों को वो कटने नहीं देता था, नदियों को वो पवित्र मानता था, नदियों की पूजा करता था, ठीक है। कहीं ना कहीं वो जंगल से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और अंग्रेजों ने उसको उसके जंगल से ही निकाल दिया। उसको जंगल से लकड़ियां लेने से मना कर दिया, वहां पे अपने पशु चराने से मना कर दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको जंगलों से उखाड़ फेंका। तो आदिवासियों का जो जीवन था वो जंगल से जुड़ा हुआ था, जमीन और सामुदायिक स्वामित्व पे आधारित था। और औपनिवेशिक नीतियों ने इसको तोड़ दिया, इनकी व्यवस्था को तोड़ दिया। आदिवासी समाज में बहुत ज़्यादा असंतोष और बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, जिसके कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश शासन के द्वारा जो नई जंगल नीति यानी नई वन नीति लागू की गई थी, इसके तहत इनसे जो लगान लिया जाता था या जो ठेकेदारी प्रथा थी, इसमें आदिवासियों को कहीं ना कहीं इनकी भूमि से ही निकाल दिया गया। जंगलों को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया कि अब कोई भी आदिवासी यहाँ पे नहीं जा सकता, ना कोई शिकार करेगा, ना कोई खेती करेगा, ना कोई वन उपजाएगा। उनकी वहाँ पे जाने पे पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। इसके कारण क्या हुआ, उनको उनकी जो व्यवस्था थी, जो उनका जीवन था, वो प्रभावित हो गया। इसके अलावा साहूकार लोग हो गए, महाजन महाजन लोग हो गए, ये इनके साथ क्या करते थे, इनका शोषण करते थे, ठीक है। ये उनसे पैसा लेते थे उधार और ये उनका शोषण करते थे। तो इसकी वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी
और इस कारण आदिवासी आंदोलन जो है उसकी शुरुआत हो जाती है और भारत के अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों ने आंदोलन कर दिया। संथाल विद्रोह के बारे में आपने पढ़ा था कि जो 1855-56 में हुआ था। फिर बिरसा मुंडा, ये एक व्यक्ति थे आदिवासी, इनके द्वारा एक आंदोलन हुआ था जिसको मुंडा आंदोलन कहा जाता है। फिर भील जनजाति के द्वारा एक आंदोलन हुआ था जिसको भील आंदोलन कहा जाता है। कोल विद्रोह हो गया, रामोसी आंदोलन हो गया, ठीक है। ये सारे आंदोलन जो थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य केवल ब्रिटिश सत्ता का विरोध नहीं करना था, बल्कि अपनी जमीन, अपना जंगल, अपनी संस्कृति को बचाए रखना था, वापिस से अपने जंगलों को प्राप्त करना था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा ने लोगों को, आदिवासियों को जागरूक बनाया, उनको इकट्ठा किया आंदोलन के लिए, ठीक है। और इन्होंने अंग्रेजों का जो शोषणकारी जो शासन था उसके खिलाफ क्या करा, इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। और ये विद्रोह जो था पूरे देश में हुआ, अलग अलग जगह पे आपको आंदोलन दिखेगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की, पूना पैक्ट, इसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पूना पैक्ट। देखो इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इसमें 4 आपको टॉपिक दे दिए जाते हैं, इसमें से आपको किसी 2 पे टिप्पणी करनी होती है, कम शब्दों में लिखना होता है, ये शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको आदिवासी वाला बताया, अब हम बात करेंगे पूना पैक्ट की। अब ये पूना पैक्ट क्या था, ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट जो है ये 1932 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसके दौरान एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था? ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी, इनके बीच में हुआ था 1932 में, ठीक है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इसका संबंध जो था वो ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड से था। इसमें क्या था, इन्होंने, अंग्रेजों ने क्या करा था, दलितों को कहीं ना कहीं बांटने की साजिश रची थी, ठीक है। जिसमें दलित वर्ग जो थे, जो अस्पृश्य वर्ग था, इसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात कर दी थी, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं ये गलत था, क्योंकि इससे जो दलित थे, जो पिछड़े लोग थे, वो कहीं ना कहीं अलग हो जाते, ठीक है, भारतीय समाज से कट जाते। तो गांधी जी के बीच में और अंबेडकर के बीच में इसको लेकर एक समझौता था। तो अंबेडकर ने इस व्यवस्था का समर्थन किया था और उन्होंने माना था, ठीक है। इन्होंने क्या माना था? इन्होंने ये माना था कि दलित वर्ग जो हैं, इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिलना चाहिए, और इसको लागू कर दिया जाएगा तो इनको अपनी आवाज़ उठाने का अवसर मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ गांधी जी जो थे, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि पृथक निर्वाचक मंडल का इन्होंने विरोध करा। इनका ये मानना था कि हिंदू समाज जो है ये बट जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय एकता को लेकर ये बहुत गंभीर क्षति पहुंचेगी, क्योंकि हिंदुओं से अलग हो जाएंगे वो बिल्कुल। और इसी विरोध में गांधी ने क्या करा, यरवदा जेल में आमरण अनशन तक शुरू कर दिया था। गांधी के अनशन से देश भर में बहुत गहरा प्रभाव इसका पड़ता, ठीक है, पड़ा था, और व्यापक दबाव हुआ। और इसी के परिणाम स्वरूप जो था ये पूना पैक्ट हुआ था। इस समझौते के तहत दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो थी वो समाप्त कर दी गई थी, लेकिन उनकी संख्या जो थी वो बढ़ाकर आरक्षित सीटों के रूप में सुनिश्चित कर दी गई, यानी जो भी इलेक्शन होगा उसमें उनकी सीटें बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन उनको अलग से पृथक निर्वाचन वाला सिस्टम लागू नहीं किया जाएगा। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा के में जो दलित वर्ग थे, इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया ताकि इनको प्रतिनिधित्व मिल सके, ठीक है। और पूना पैक्ट का ऐतिहासिक महत्व भी है। इसने कहीं ना कहीं दलित प्रश्न को, दलितों के जो क्वेश्चन थे उसको राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में ला दिया था, और सामाजिक न्याय की दिशा में भी यह महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इस समझौते ने ये स्पष्ट कर दिया था कि स्वतंत्रता संघर्ष जो है केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि सामाजिक समानता और अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दलितों को तोड़ने का प्रयास किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, पृथक निर्वाचिका वाला सिस्टम लाके। लेकिन गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में यहाँ पे समझौता हो जाता है, जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। और वहाँ पे ये डिसीजन ले लिया जाता है कि ठीक है, पृथक निर्वाचिका लागू नहीं करेंगे, लेकिन इनको आरक्षित सीटें इनकी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये 1928 में भारतीय नेताओं के द्वारा तैयार की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण संवैधानिक रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट में क्या था, देखो ये किसके द्वारा तैयार की गई है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, भारतीय नेताओं के द्वारा। कब तैयार की गई है? 1928 में। ये जो रिपोर्ट थी, इसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा जो साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था, इसका विरोध किया गया था, ठीक है। विरोध की पृष्ठभूमि में ये बनी थी, इस जिसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। अब देखो, साइमन कमीशन जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया है, और उसमें जितने भी अधिकारी हैं सारे अंग्रेज हैं। अब वो अंग्रेज जब भारतीयों को समझते ही नहीं है, तो भारतीयों के लिए क्या वो कोई पॉलिसी बनाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करा था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसके विरोध में सभी प्रमुख जो हमारे भारतीय दल थे, इन्होंने क्या करा, एक सर्वदलीय सम्मेलन करा,
और भारत के लिए एक स्वदेशी संविधान का मसौदा तैयार किया गया है। यानी एक संविधान भारत का बनेगा जो स्वदेशी होगा, इसमें हमारे खुद के भारत के लोग होंगे, वो मिलकर बनाएंगे, ठीक है, अंग्रेजों की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और अन्य जो राष्ट्रवादी नेता थे वो इसके मेंबर होते थे। इसी कारण ये रिपोर्ट जो है इसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से हम जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो था भारत को डोमिनियल स्टेटस प्रदान करना और एक संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करना था, ठीक है। ये भारत को एक तरह से एक एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में देखना चाहता था और एक संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करना था, और वो भी जो मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो संविधान भी बनेगा ना, वो अंग्रेजों के द्वारा नहीं बनेगा, भारतीय बनाएंगे, भारत के लोग बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों में भारत को एक संघीय राज्य बनाना था, ठीक है। भारत एक संघीय राज्य होगा, यानी पूरा एक संघीय सिस्टम होगा यहाँ पे, और जो केंद्र होगा ये शक्तिशाली सरकार की स्थापना होगी। यानी देखो, संघीय राज्य में क्या होता है, एक संघ होगा, उसमें केंद्र और राज्य दो तरह की सरकारें होती हैं। तो जो केंद्र की सरकार होगी वो काफी ताकतवर होगी। मौलिक अधिकारों की यहाँ पे गारंटी की बात की गई, कानून के सामने सबको समानता मिलेगी, धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा की गई, ठीक है, पंथ निरपेक्ष। तो ये सारी बातें इस नेहरू रिपोर्ट में थी। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल जो था, ये सिस्टम जो था, इसका खूब विरोध किया गया था। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इसको समर्थन दिया गया था, ठीक है। और भाषाई आधार पर भी जो प्रांत है इसके गठन की और स्वतंत्र न्यायपालिका का भी इसमें प्रस्ताव था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन कर दिया जाएगा और भारत के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई जाएगी। तो ये सारी बातें नेहरू रिपोर्ट में थी। हालांकि नेहरू रिपोर्ट को मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना ने नहीं माना, इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को नहीं माना गया था। मुसलमान जो थे वो भी अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस चीज को नहीं माना था। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, राजनीतिक मतभेद था और ये और गहरा हो गया था। जिन्ना ने इससे अपने खुद से प्रसिद्ध 14 सूत्र प्रस्तुत करे थे अंग्रेजों के सामने कि भाई ये हमारी भी मांगे हैं, इसको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो लास्ट में निष्कर्ष बता देना है कि नेहरू रिपोर्ट जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। इसमें हमारा संविधान कैसा होगा इसके बारे में चर्चा की गई थी, ठीक है, और साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन के जो उदय के कारण क्या है, ठीक है, आपको उदाहरण सहित बताना है। देखिए ये क्वेश्चन आ रखा है आपके पेपर में। तो ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलनों का उदय जो था उसके कई कारण थे। अब हम इसमें कुछ कारणों पर जिक्र करेंगे, जैसे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में जो किसान आंदोलन थे उसका उदय हुआ था। ये इसलिए हुआ था क्योंकि किसानों का आर्थिक शोषण हो रहा था, पहला कारण। सामाजिक असमानता थी, ये दूसरा कारण। औपनिवेशिक नीति जो थी, ठीक है, इसके कहीं ना कहीं गलत परिणाम हो रहे थे, ये तीसरा कारण। फिर भारी टैक्स भी लगाया जाता था, ये चौथा कारण था। तो ये सारे कारण आप बता सकते हो। ब्रिटिश शासन ने अपनी राजस्व आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी भूमि और कृषि नीति अपनाई थी जिससे किसानों को कहीं ना कहीं बहुत बुरी स्थिति में रहना पड़ता था। यानी अंग्रेजों को बस टैक्स चाहिए था, ठीक है। अब टैक्स के कारण उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दी थी जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा था। इसलिए किसान जो थे वो अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। किसान आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण क्या थे, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था वो भू राजस्व की कठोर व्यवस्था थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भू राजस्व लिया जाता था। और फिर स्थायी बंदोबस्त हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था हो गई या महालवारी जो प्रणाली हो गई, इसके अंतर्गत किसान जो थे उन पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, जिससे वो टैक्स के बोझ के तले दबे रहते थे, ठीक है। फसल चाहे किसी की खराब भी हो जाए लेकिन टैक्स उसको चुकाना कंपलसरी था। इससे किसान जो थे वो कर्ज में डूब जाते थे, कर्जा लेके कहीं ना कहीं टैक्स दे देते थे। फिर साहूकारों के हाथ में उनकी जमीन चली जाती थी। तो इसलिए किसान जो थे वो बहुत नाराज थे। दूसरा कारण क्या था, जमींदार। जमींदार, साहूकार और महाजन जो थे वो किसान का, गरीबों का बहुत शोषण करते थे। औपनिवेशिक शासन ने जमींदारों को संरक्षण दे रखा था, जिससे किसानों पर क्या करते थे, वो बेगार, अवैध वसूली करते थे, उन पे अत्याचार करते थे। इस कारण क्या थे, किसान जो थे वो जमींदारों से भी बहुत नाराज थे। इसके अलावा अंग्रेजों की व्यावसायिक कृषि की नीति के तहत नील की खेती कराई जाती थी, जबरन कपास की खेती कराई जाती थी, अफीम जैसी खेती इनसे जबरन कराई जाती थी, जिससे किसान जो थे वो नाराज रहते थे, ठीक है। और खाद्यान्न उत्पादन घट भी गया था, जिससे अकाल की स्थिति बढ़ गई थी, तो इससे किसान दुखी थे। तो कुछ प्रमुख किसान आंदोलन को समझते हैं। तो इन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न भागों में किसान आंदोलन हुए। नील आंदोलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
इसमें बंगाल के जो किसान थे इन्होंने नील की जबरन खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। फिर पाबना किसान आंदोलन, इसमें जमींदारों की जो अवैध वसूली थी इसके खिलाफ आंदोलन किया गया था। 20वीं शताब्दी में बात करें 1917 में, तो जो बिहार में चंपारण आंदोलन था इसमें भी नील की खेती करवाई जाती थी, जिसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। खेड़ा और बारडोली आंदोलन ने भी, इसमें भी कर माफी यानी टैक्स माफी के लिए आंदोलन किया गया था। ठीक है, इसमें कहा गया था कि टैक्स बहुत गलत तरीके से लिया जाता है। फिर तेभागा आंदोलन हो गया, तेलंगाना आंदोलन हो गया, यहाँ पे भी किसान संगठित हुए थे। तो पूरे देश में क्या हुआ था, किसानों ने आंदोलन करे थे। ठीक है, उनकी बहुत सारी समस्या थी, जबरन उनसे व्यावसायिक कृषि कराई जा रही थी, जबरन उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, वो कर्जे तले दब जाते थे, चाहे फसल हो या ना हो उनको टैक्स देना कंपलसरी था। तो ये सारी समस्याएं थी। अगला क्वेश्चन है, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी की भूमिका बतानी है। तो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो थे इसमें गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को संवैधानिक राजनीति से जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, पहले क्या था, आंदोलन इतने बड़े लेवल पे नहीं होता था, लेकिन गांधी जी ने जो गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, स्टूडेंट को, सबको, हर वर्ग को शामिल कर लिया था। इससे आंदोलन जो था बहुत बड़ा होने लगा था। ठीक है, चाहे आप असहयोग आंदोलन की बात करो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करो, हर जगह गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध यानी जो पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 1918, 14 से लेकर 18 तक, तो इस युद्ध के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी, रोलेक्ट एक्ट जो लाया गया था, ठीक है, उसके खिलाफ, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हो गया था इसके खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी गांधी जी ने। इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन की जो नैतिक वैधता है उसको समाप्त कर दिया जाए, अंग्रेजों का शासन यहाँ से खत्म कर दिया जाए। उन्होंने विदेशी वस्त्र, सरकारी जो शिक्षण संस्थान है, न्यायालय और जो उपाधियां हैं इसका बहिष्कार पे बल दिया। ठीक है, असहयोग का मतलब क्या है कि हम अंग्रेजों का सहयोग नहीं करेंगे, ना तो हम विदेशी वस्त्रों को उपयोग करेंगे, ना हम अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है, उसमें जाएंगे, ना हम उनकी कोर्ट में जाया करेंगे, और जो उपाधि अंग्रेजों के द्वारा मिली है उसको भी हम छोड़ देंगे। तो ये बहिष्कार के तरीके थे। गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा का इस्तेमाल करना है, यानी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह करेंगे, और अहिंसा और सत्याग्रह को ही इन्होंने आंदोलन का आधार बनाया, यानी कि आंदोलन करेंगे जिसमें सारी जनता शामिल होगी, शांति प्रिय तरीके से आंदोलन होगा, लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं होगा। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इससे कहीं ना कहीं जनता का समर्थन भी खूब मिला। किसान हो गए, श्रमिक हो गए, स्टूडेंट हो गए, मध्यम वर्ग के लोग हो गए, ये सभी इन आंदोलन में शामिल होने लगे थे। फिर चौरी चौरा की घटना हो गई, जिसमें क्या हुआ, पुलिस चौकी को जला दिया गया था, पुलिसकर्मी मारे गए थे, जल गए थे। तो यहाँ पे तो आंदोलन में हिंसा हो गई, और इस हिंसा के कारण गांधी जी की इस आंदोलन की आलोचना भी हुई थी, और उन्होंने इस आंदोलन को रोक भी दिया था। ठीक है, उन्होंने डिसीजन क्या लिया था कि हमारा आंदोलन जो है अहिंसात्मक रहेगा, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो दंगा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो इस कारण से इनको अपना आंदोलन रोकना पड़ गया था। फिर दूसरा आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू करा, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा शुरू करी, इसके माध्यम से इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। इन्होंने नमक कानून जो था उसको नहीं माना, उसका उल्लंघन किया, उसको तोड़ दिया, और इसमें बहुत सारे लोग उनके साथ शामिल हुए थे। तो ये आंदोलन भी काफ़ी फेमस था। ठीक है, विदेशी मीडिया इसको बहुत पब्लिश करती थी, और इसने औपनिवेशिक शोषण की जो प्रकृति थी ये उसको आम जनता के सामने रखा कि किस तरीके से जो नमक है, नमक पे भी अंग्रेजों ने कर लगा दिया है, और इतना ज़्यादा, और भारतीयों को नमक बनाने की परमिशन तक नहीं है। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन गांधी जी ने किया था। गांधी जी ने कर ना देने यानी टैक्स ना देने की बात कही, विदेशी वस्त्रों को खत्म कर देना, बहिष्कार करने की बात की गई, शांतिपूर्ण कानून भंग को आंदोलन का साधन के रूप में अपनाया, यानी हमें कानून को नहीं मानना है, कानून को भंग करना है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। इस आंदोलन में महिलाओं ने, किसानों ने और आदिवासियों ने खुलकर इसमें हिस्सा लिया, और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और ये बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है। ठीक है, ये आंदोलन जो था इसमें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिली हमें, लेकिन इसने ब्रिटिश शासन की नींव को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया था। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर अब हम भारतीयों को इसमें आज़ादी नहीं देंगे, या फिर हम उनको शासन में हिस्सा नहीं देंगे, तो ज़्यादा समय तक इनकी सरकार यहाँ पे चलेगी नहीं। मूल्यांकन करना है तो गांधी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने अहिंसा को राजनीतिक हथियार बनाया था, और जनता को नैतिक शक्ति से जोड़ा था। आलोचक के हिसाब से देखें तो आंदोलन की वापसी जो गांधी ने करी थी वो कहीं ना कहीं उनके आंदोलन की गति को बाधित करती है। ठीक है, दीर्घकाल में गांधी जी की रणनीति ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जन आधारित आंदोलन बना दिया था, अनुशासित आंदोलन बना दिया था, और नैतिक स्वरूप प्रदान किया था। निष्कर्ष में आप बता सकते हो कि असहयोग आंदोलन हो चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो,
इस आंदोलन ने कहीं ना कहीं गांधी जी को महत्वपूर्ण बनाया। गांधी जी ने इसमें जनता को शामिल करके आंदोलन को जन व्यापक बना दिया।